बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान चुकन काजिम और आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से करेंगे। सफाई निस्फ ईमान है, यानी कि सफाई आधा ईमान है, यानी कि सफाई की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सफाई की अहमियत नॉर्मल डेज़ पे तो लोग अंडरस्टैंड कर जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपके डे टू डे हर बंदा अपने घर की सफाई कराता है, उसको साफ़ सुथरा रखता है, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं, कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जब सफाई सुथराई का एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ जाता है, बिकॉज़ वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो बात करते हैं कुर्बानी की। इंशाअल्लाह कल हम सब, अल्लाह खैर करे, ईद का दिन मनाएंगे पाकिस्तान में। और जब हम ईद की बात करते हैं तो ईद की खुशियों के साथ कुछ ज़िम्मेदारियां भी आती हैं। आई अंडरस्टैंड कि हम लोग बिज़ी होते हैं और कुर्बानी जब इंसान कर रहा होता है, फिर आपने गोश्त को काटना होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो अक्सर औकात हम देखते हैं कि लोग अपने घर के अंदर कुर्बानी करने के बाद खून को साफ़ करना, उस जगह को नीट एंड क्लीन करना, वो डिले पे छोड़ देते हैं कि ये हम बाद में कर लेंगे, देखी जाएगी। लेकिन आज मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ उस वक्त मौके पर ही एक दफ़ा आपने जानवर को ज़िबा करके उसको लटका दिया, उसके जब खून निकल गया, वो जब हो गया नीट, तो प्लीज़ इर्द गिर्द की जगह को ज़रूर साफ़ किया करें। पानी बहा बहा के उसको रिमूव किया करें। स्पेशली अगर आपकी कच्ची ज़मीन या कोई इस टाइप का मामला है तो पानी डाल के, और वैसे भी लोग ज़्यादातर जब कुर्बानी करते हैं तो किसी पक्की जगह पे ही कोशिश करते हैं कि मतलब आप जब लटकाएं जानवर चीज़ें, तो कोशिश करें कि वो जो खून और वो जो बाकी सारा मामला है वो आप अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लें उसी वक्त। जब आप छोड़ देते हैं तो खून जो है वो जम जाता है और बहुत से मामलात हो जाते हैं, और फिर बाद में सफाई करना एक अजाब लगना शुरू हो जाता है। मुझे याद है मैं अपनी कज़न के घर एक दफ़ा गई थी कोई 10-12 साल पहले, और जब हम वहाँ पे इसी तरह बकरीद ईद का मौका था, सेकंड डे था, डे 2 था, और हम जब सेकंड डे पे उधर गए हैं लंच करने के लिए, तो थोड़ी देर के बाद मैं उनके किचन में गई, और किचन के बाहर का जो उनका एरिया है, काफ़ी बड़ा किचन के उनके बाहर एक सहन टाइप एरिया है, वहाँ पे उनका स्टाफ वगैरह भी बैठता है। कुर्बानी उन्होंने वहाँ पे की हुई थी, और कुर्बानी उन्होंने ईद के पहले दिन की। जब मैं वहाँ पे गई तो ज़मीन पे काफ़ी जो है ना वो खून शून ये वो जिस तरह जमा हुआ नहीं होता, तो मैंने कहा ये आपने अभी थोड़ी देर पहले कुर्बानी की है? कहती है नहीं जुगन, कल की है, मौका ही नहीं मिल रहा, हमारी सफाई वाली नहीं आई। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन पानी की 2-3 बाल्टियां बहा के उस जगह को नीट करने में सफाई वाली की तो ज़रूरत नहीं है, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे मौके पे जाके बाल्टी भरी और पानी बहाया, क्योंकि देखें एक तो वहाँ पे जो गंदगी हो जाती है वो अपनी जगह है, लेकिन जो बैक्टीरिया और जो जरासीम और जो बीमारियाँ फैलती हैं इसकी वजह से, अंदर आप फ्रेश खाना बना रहे हैं, बाहर मक्खियाँ बैठ रही हैं उस खून के ऊपर, और फिर वो मक्खियाँ आके आपके खाने पे भी बैठ रही हैं, बहुत ज़्यादा एक सीरियस इशू बीमारी का हो जाता है। सो हर लिहाज से सफाई का ख़ास ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस दौरान अगर मैं बात करूं, नॉर्मली जो सफाई के हमारे मामलात होते हैं, तो घर की सफाई, मोहल्ले की सफाई, अपने कपड़ों की सफाई, अपने जिस्म की सफाई सुथराई, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और जो लोग अपनी हाइजीन का अच्छी तरह ख्याल रखते हैं वो सेहतमंद भी होते हैं और बीमार कम होते हैं, और फिर वो लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी क्लीन रखते हैं। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि देखें, जिन जगहों पे हम रहते हैं, जहाँ हमारा उठना बैठना होता है, हमारे हमसाए इर्द गिर्द के लोग रहते हैं, वो जगहें भी नीट रहनी ज़रूरी हैं। अब मैं बात कर रही हूँ डिस्पोज़ल की। देखिए, जब हम गार्बेज डिस्पोज़ल की बात करते हैं या चीज़ों को डिस्पोज़ ऑफ करने की बात करते हैं, तो लोग घर से तो सामान निकाल लेते हैं, वहाँ पे पानी भी डाल देते हैं, जगह नीट कर देते हैं, लेकिन कुर्बानी के बाद जो जानवर की बक़ियात होती हैं या जो गंदगी वाली चीज़ें होती हैं जो हमने सारी डिस्कार्ड करनी होती हैं, वो चीज़ें किसी थैले में डाल के लोग या किसी चीज़ में डाल के कहीं पे जाके फेंक आते हैं। देखिए, किसी भी जगह पे जाके फेंकना गलत बात है, मायूब बात है, नेगेटिव बात है। अगर आपने चीज़ें फेंकनी हैं, डिस्पोज ऑफ करनी है, तो उसके प्रॉपर डिमार्केटेड जगहें हैं। आज हम आपको लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर गाइडेंस देंगे, लेकिन अदरवाइज़ भी गाइडेंस के बगैर भी हमें इर्द गिर्द पता होता है कि कहाँ पे कौन से एरियाज़ ऐसे बने हुए हैं। और हर शहर में पाकिस्तान में, एटलीस्ट पंजाब की तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि हर जगह
ऐसी जगहें मखसूस हैं जहाँ पे आप जाके चीज़ें डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं और फिर वो सारा सामान जो है वो वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। उस एक कुर्बानी के अमल से पूरा का पूरा शहर, अब मैं गंदा इसलिए नहीं कहना चाहती व्यूअर्स, या बदबू नहीं कहना चाहती, बिकॉज फिर लोग कहेंगे कि मैं कुर्बानी के अमल को कुछ कह रही हूँ। कुर्बानी तो सुन्नत है और ये बड़ी अच्छी बात है। हर साहिब हैसियत इंसान को कुर्बानी करने की कोशिश करनी चाहिए और करके फिर उन लोगों को दे भी देना चाहिए जो डिज़र्व करते हैं। ये तो अंडरस्टूड बात है। लेकिन अच्छा काम भी हम कभी कभी गलत तरीके से कर जाते हैं, पॉजिटिव काम भी हम कभी कभी नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो पूरा शहर, एक वक्त होता था कि जब लाहौर में कुर्बानी होती थी तो हर जगह बदबू होती थी, हर जगह इस तरह जो शहर है वो गंदा हुआ होता था। और सच्ची बात यह है कि उसके फ़ौरन बाद अक्सर बीमारियां भी फैल जाती थी, टाइफॉइड, पेट के, कॉलरा, इस किस्म की बीमारियां। कुर्बानी ज़रूर करें, लेकिन उससे जो गंदगी होती है उसको ज़रा प्रॉपर तरीके से साफ़ करें और अपनी ज़िम्मेदारी समझें। मैं आज इसलिए बार बार ये बात कह रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि कल सब ने अपने अपने कामों में, बल्कि आज रात से ही सब बिजी हो जाएंगे। इस वक्त भी अक्सर आप में से लोग जो हैं वो किचन में तैयारियां कर रहे होंगे कि कल क्या क्या आपने चीज़ें करनी है और क्या क्या मामलात होंगे। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करें। डेली लाइफ में भी घर के बाहर कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से गार्बेज वो आके उठाते हैं, और अगर आपके इलाके में ऐसा सिस्टम नहीं है तो फिर अपने गार्बेज को ऐसी जगह पे जाके रखें, प्रॉपर बंद थैलों में करके। और जब डिस्पोज करें तो प्लीज़ इस बात को मद्देनज़र रखें कि वो कूड़ा या गार्बेज किसी ने उठाना है। लोग क्या करते हैं कि गार्बेज बैग के अंदर टूटा हुआ शीशा भी डाल देंगे, स्टील की जंग वाली चीज़ें भी डाल देंगे। फिर जब सफाई वाले लोग आते हैं चीज़ें उठाने के लिए, वो ईदों पे काम कर रहे होते हैं जब हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। और शहरों की सफाई का अमल तो एक दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है और ईद के 2-3 दिन बाद तक चलता रहता है। और ये 2-3 दिन एक्स्ट्रा ना चले और ईदों पे भी हमारे जो सैनिटरी स्टाफ है जो ये काम करते हैं सफाई का, उनको भी ना काम करना पड़े अगर हम अपना काम प्रॉपर तरीके से करें। अगर रोडों के साइड पे हम चीज़ें ना फेंकें और चीज़ों को मतलब तरीके से हैंडल करें। किचन का भी जो हमारा वेस्ट होता है, हमने कितनी दफ़ा व्यूअर्स आपके साथ शेयर किया है कि किचन वेस्ट को भी हम बड़े अच्छे और बड़े पॉजिटिव तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। आपके घर में जो भी खाने पीने की चीज़ बनती है, जो भी सब्जियां वगैरह कटी, फल छल कटे, जो भी चीज़ें आपने काट कूट के खाना शाना बनाया, जो भी आपकी इस तरह की लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिक होती हैं, उनको कूड़े में फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसके लिए एक सेपरेट जगह बनाएं। अगर आपका शीशा टूटा हुआ है या कुछ चीज़ें टूटी हैं या ग्लास की चीज़ें हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं, उसका आप अलहदा एक कंटेनर बना लें। देखें, पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी हर घर अपनी खुद उठाता है, और जो लोग नहीं करते हैं उसको बड़ा मायूब समझा जाता है। लोग कमेंट भी करते हैं। अब तो लोग कॉम्पोस्ट भी अपने घरों में ही बना लेते हैं। कॉम्पोस्ट वो खाद है जो आप अपने घर के वेस्ट से बना सकते हैं। अब वो कौन सा वेस्ट है, अंडे के छिलके हो गए, केले के छिलके हो गए, गोश्त की बची हुई हड्डियाँ हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, कूड़े में बस फेंक देते हैं। तो वो चीज़ें कीड़े मकोड़े खा के बड़ी अच्छी खाद बन सकती है। सो आपने किसी भी जगह पे थोड़ा सा गड़ा खोद दिया, मिट्टी वाली जगह पे, नीचे भी मिट्टी हो, राउंड भी मिट्टी हो, और उसके अंदर आपने ये सामान डालना शुरू किया, और एक दिन का सामान डाला, थोड़ी सी उस पर मिट्टी डाल दी, फिर एक और दिन का सामान डाला, उस पर फिर मिट्टी डाल दी। इसी तरह करते करते आपका कंटेनर भर गया, उसको आपने साइड पे रख दिया। वो हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते के अंदर अच्छी सी कॉम्पोस्ट, अच्छी सी वो बन जाएगी खाद। फिर आप उस खाद को अपने पौधों में डाल सकते हैं, किचन गार्डनिंग की तरफ जा सकते हैं। व्यूअर्स देखें, ईद उल अधा ये अपने शहर को साफ रखने के अहद के साथ वेलकम करें इस ईद को, कि भाई हम अपने शहरों को भी साफ रखेंगे। अल्लाह की रज़ा हमने हासिल करनी है, हमने कुर्बानी भी करनी है, सफाई को भी मेंटेन करना है। व्यूअर्स देखें, ये जो हम काम करते हैं, जब हमें इनका सवाब मिलता है तो सवाब सिर्फ इसलिए तो नहीं मिलता कि हम ये अमल कर रहे होते हैं। सवाब हमें इंटायर चीज़ का मिलता है कि हम अमल भी कर रहे हैं और किस अंदाज में हम अमल कर रहे हैं। किसी के हम अगर काम आते हैं ज़िंदगी में, वैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ, मैं अगर किसी एक इंसान के काम आती हूँ, लेकिन मैं उनके काम आने से पहले भी उनको 10 दफ़ा जताती हूँ, काम आने के बाद भी उसके बाद 10-15 दफ़ा इस बात को जताती हूँ, उनको नीचा दिखाती हूँ, उनको बुरा फील कराती हूँ। काम तो मैं अच्छा कर रही हूँ कि उनका काम करा रही हूँ, लेकिन उस काम के साथ साथ मैं उनको जलील भी कर रही हूँ, तो फिर मैं एक अच्छा काम नेगेटिव अंदाज में कर रही हूँ। देखिए, अमलों का दारोमदार नियतों पे होता है।
हमारी नीयत ईद के दिन ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन ज़रूर होनी चाहिए, उसके साथ साथ दूसरों के लिए आसानी पैदा भी करनी है। और व्यूअर्स, यहाँ पे आपको फिर मैं हमेशा हर साल ये बात कहती हूँ, फिर आपको रिमाइंड करूँगी कि देखें, हम बहुत सी चीज़ें अपने घरों में बनाते हैं ईद के मौके पे, और अक्सर औकात वो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। ज़ाया इस तरह से हो जाती हैं कि 4 किलो गोश्त हमने पका लिया, खाने वाले इतने लोग हैं कि 1 या 2 किलो। अब 2 किलो गोश्त आपके पास पड़ा हुआ है, वो फ्रिज में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, जब तक वो ख़राब नहीं होता। भाई अगर आज आपने वो गोश्त बनाया और आपके पास फ्रिज है और आपने उसको खा लिया, अगर नेक्स्ट डे आप नहीं उसको खा रहे तो मेहरबानी से, वैसे तो उसी दिन दे दे। अगर इतना अफोर्ड करते हैं कि 4 किलो गोश्त बना रहे हैं तो 1-1.5 किलो किसी को भेजने में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके हमसायों में, आपके इर्द गिर्द में और उससे भी पहले आपके घर में काम करने वाले स्टाफ के इस किस्म के हालात नहीं हैं, तो ईद का मौका है, आपकी भी खुशी है, उनकी भी खुशी है, तो मिलजुल के पॉजिटिवली आगे बढ़ना मेरे ख्याल से हमेशा एक बेहतर अमल होता है। और जहाँ पे हम इतनी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं, वहाँ पे अपने अमाल को भी अच्छा करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आएँ, और याद रखें कि कुर्बानी की ईद भी हम इसे कहते हैं। तो कुर्बानी का मतलब क्या है? सिर्फ एक जानवर लाके ज़िबा कर देना? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक ऑन करें, अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ को पूरा करें, सफाई सुथराई का जहाँ पे ख्याल रखना है, उसी के साथ साथ इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि सिर्फ अच्छे अच्छे गोश्त के पीस और सिर्फ अच्छे पोर्शन गोश्त के जो हैं वो आपने अपने लिए नहीं रखने, आपने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। लोग क्या करते हैं, राने रख लेते हैं, पाए रख लेते हैं, वो सारे जो गोश्त के हिस्से जो घर में ज़्यादा पसंद से खाए जाते हैं वो अपने लिए रख लेते हैं, और जो बाकी के हिस्से होते हैं जो आपको भी नहीं पसंद वो आप दूसरों को दे देते हैं। तो व्यूअर्स, दूसरों के लिए वो पसंद करें जो आप अपनी साथ के लिए पसंद करते हैं। तो गोश्त को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, एक हिस्सा आपका, एक दोस्त अहबाब रिश्तेदारों का, और तीसरा हिस्सा आपके गरीब भाई बहनों का, मुस्तक भाई बहनों का। लेकिन ये कोई रिटन इन स्टोन तो है नहीं, और एट द सेम टाइम कुर्बानी उस तरह से फ़र्ज़ भी नहीं है। तो अगर एक चीज़ फ़र्ज़ नहीं है तो उस पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपने पूरा का पूरा जानवर की कुर्बानी करके सारा का सारा भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कर दें। हम तो यही करते हैं। हम ईद के पहले 3 दिन जो 3 दिन ईद के होते हैं या 2 दिन, हम लोग जो हमने कुर्बानी की होती है उसी का खाना बनाते हैं ताकि स्टाफ वगैरह सब दिल खोल के रज के खा लें। उसके बाद जब कुर्बानी हम करते हैं तो कुर्बानी सबसे पहले मैं अपने स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर ज़रूरतमंद को देती हूँ। और घर में जितने दिनों का, देखें, मामा भी कुर्बानी करती हैं, आपा भी कुर्बानी कर, सारे ही कुर्बानी करते हैं, तो जिन्होंने ऑलरेडी कुर्बानी की होती है उनको मज़ीद कुर्बानी भेजने का, वो खुद कहते हैं कि यार मेरे हिस्से का ना किसी को दे दो, किसी ज़रूरतमंद को दे दो। तो व्यूअर्स, कोशिश ये करें कि नंबर जो हमने बनाने हैं वो हमने अल्लाह मियाँ के सामने बनाने हैं, तो उन नंबरों को बनाने के लिए इंसानों के सामने नंबर बनाने छोड़ें और वो पॉजिटिव काम करें जिनसे आपका रब भी आपसे राज़ी होगा। तो 3 मैंने बेसिक बातें कही हैं। एक, सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई का हमने ख़ास ख्याल रखना है। दूसरी बात, हमने जहाँ सफाई का ख्याल रखना है वहाँ पे कुर्बानी के अगर अमल की तरफ जाना है तो फिर ज़रूर जाएं, और उन लोगों को याद रखें जो डिज़र्विंग हैं। वरना व्यूअर्स, ऑनेस्टली, जहाँ नॉर्मली आप गोश्त 2-2.5-3 हज़ार रुपये का ख़रीदते हैं, आप 5-5 हज़ार का ज़िंदा गोश्त ख़रीद रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, फिर आप वो अपने लिए ही कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं ये सारा कुछ, तो फिर उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो ज़रूरतमंद है। तो एक, हमने नीट एंड क्लीन रहना है, ज़रूरतमंदों को जो गोश्त है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। और तीसरी बात, घरों में बनी हुई चीज़ें, उसके अलावा आप अपनी भी ईद की तैयारियां कर रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, जूते ले रहे हैं, हज़ार चीज़ें कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी याद रखें जो अफोर्ड नहीं करते। अपने बच्चों के लिए तीनों दिन ईद के नए जोड़े बनाने की क्या ज़रूरत है? पहले दिन के अपने भी बना लें, बच्चों की भी बना लें, और फिर अगर इतने एक्स्ट्रा पैसे हैं तो उन पैसों से ईद के पहले दिन के अपने स्टाफ के बच्चों के कपड़े ख़रीद लें। अपने हमसायों में अगर कोई मुस्तहिक है, प्रॉब्लमेटिक है, तो एडवांस में जाके ईदी दे दें ताकि वो कुछ अपनी फैमिली का कोई सिस्टम बना लें। तो व्यूअर्स, करने को हज़ारों चीज़ें हैं। कुर्बानी वाली ईद पे हम इतने पॉजिटिव अमल कर सकते हैं कि आपको इतना सवाब मिलेगा कि आप दोनों हाथों से भी समेटेंगे तो समेट नहीं पाएंगे। बस थोड़ा सा अपने आप को रीएडजस्ट करना होता है। कनीज़ फातिमा हमारे साथ हैं किचन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आज 2-3 चीज़ों को हमने टच अपॉन किया, आप कौन से एस्पेक्ट पे बात करना चाहेंगी?
जिस तरह की आपने बात की सफाई से रिलेटेड, तो सफाई बहुत ज़रूरी है। मतलब कि ईद आ रही है, ऑब्वियसली जो उसका थोड़ा बहुत वेस्ट वगैरह होता है आप उसको बाहर फेंक देते हो या रोड्स पे फेंक देते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। प्रॉपरली आपको आपके पास जो शॉपिंग बैग होते हैं उसके अंदर अच्छे से बंद करके आप अपना साइड पे रखें, क्योंकि इस तरह करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि रोड्स पे गंद डालना या इस तरह से फेंक देना। और दूसरी ही तरफ कि इस तरह आप एक चीज़ की कुर्बानी है, कोई मजाक नहीं है कि अगर आप इस तरह से कोई भी चीज़ें उठा के उसको आप रोड पे फेंक रहे हैं। और दूसरी ही बात, जो अच्छा पीस होगा मटन का या जो भी बीफ का होगा कि आप कहें कि ये मेरे लिए है, और जो आपको नहीं पसंद वो आप बाहर दे रहे हैं, जबकि ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। कुर्बानी का मकसद ही यही है कि आप गोश्त उन लोगों तक बांट रहे हैं जो ज़रूरतमंद है, जो शायद पूरा साल नहीं अफोर्ड कर सकते, जो नहीं खा सकते, जो एक्चुअली साल में एक ही दफ़ा मटन खा पाते हैं या बीफ खा पाते हैं या ऊँट का गोश्त खा पाते हैं। सो व्यूअर्स, उनके लिए एक ट्रीट होनी चाहिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं सिर्फ। और आपने सफाई की बात की, तो किचन में सफाई सुथराई से खाना बनाना भी इन दिनों में बड़ा ज़रूरी होता है। ऐसे ही है, अक्सर लोग अच्छे से वॉश करना, वॉश करने के साथ साथ मेरी जान खाना वगैरह लोग बना रहे होते हैं, अच्छा गोश्त कुर्बानी का आ गया अंदर, अब वो साइड पे पड़ा हुआ है, आपने बाहर ही उसको छोड़ दिया। प्लीज़ याद रखें कि गोश्त एक दफ़ा आपने कुर्बानी का काट लिया, कर लिया, उसको फिर आपने रेफ्रिजरेट करना या फ्रीज़र में रखना है, फौरन नहीं पकाना। हाँ, कुछ देर रखना भी है। और रखने के बाद जब उसको आपने कुर्बानी की चीज़ें जो आपने घर पे भी सामान रखना है उसको फिर फौरन फ्रीज़र में रखें, पोर्शंस बना के सफाई सुथराई से नीट। जो वो होता है ना लोग के चलो आए उसको इस तरह फ्रीजर में, लोग एक्चुअली मैंने देखा लोगों को फ्रीजर में इतना बड़ा थैला डाल दिया, वो बाहर कसाई बैठा होता है, इधर ही पतीले में जा रहा होता है, वो बहुत इंस्टेंट चीज़ें चल रही थी। इस तरह नहीं करना चाहिए। गोश्त को पहले उसको वो एक गरम होता है, एक्चुअल में गरम होता है, क्योंकि उसको आप कूल डाउन करें और उसको आप फ्रिज में रखें, कोई आधा पौना घंटा उसे रेस्ट देने के बाद फिर आप उसको पकाएं। इतनी जल्दबाजी में मत पकाएं। बिल्कुल। और इसीलिए वो जो लटकाते हैं ना उसको लटकाते इसीलिए ताकि सारा का सारा ब्लड निकल जाए उसके बाद। और प्रॉपर कुछ लोग तो सुबह कुर्बानी करके कुछ घंटे लटकाने के बाद उसको उतारते हैं, हम तो फौरन कहते हैं क्योंकि कसाईयों को भी जल्दी होती है। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये कि व्यूअर्स प्रॉपर तरीके से चीज़ें करनी है। और यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी, साल में यही एक टाइम होता है जब कसाईयों को भी पैसे बनाने का मौका मिलता है। लोग लड़ाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं, मुँहमारी करते हैं, भैया जिसको आप अफोर्ड करते हैं उसको लेके आएँ। बंदा आपसे 10,000 मांग रहा है, आप कह रहे हैं जी 2,000 में कर दें, तो ये वाली ज़्यादती व्यूअर्स ना किया करें। कसाई के भी अपने चार्जेस होते हैं, तो जहाँ हर जगह हम लोग जेनरस हो रहे होते हैं वहाँ पे इस मामले में कंजूसी करना। आप घरों के बाहर से गुजर रहे होते हैं, कसाई से बाहर खड़े होकर अल्लाह माफ़ी दे गालम गलोच हो रही होती है, और एक्चुअली आप देखें कि आप कर एक कितना पॉजिटिव अमल रहे हैं कुर्बानी। सो प्लीज़ रवैयों को, एटीट्यूड्स को, मूड्स को, सफाई को, इन सब चीज़ों को मैनेज करना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। किचन में आज हम ईद की मुनासबत से कुछ मज़े का बना रहे हैं। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में आज हम क्या बना रहे हैं, बहुत सा हम दूध देख रहे हैं यहाँ पे, तो यकीनन हम कुछ मीठा ही बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ईद का मौका है और कुछ मीठा ना बने ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, मीठे के बिना ईद इनकम्प्लीट है। और मीठे की जब हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? शीर खोरमा आता है जो कॉमनली लोगों के घर में बनता है, शीर खोरमा हो गया, खीर हो गई, फिरनी हो गई, और उसके साथ साथ कुछ लोग शाही टुकड़े भी बनाते हैं, शाही टुकड़े, रसमलाई, जो भी आपको पसंद है। बट मीठी ईद पे तो शीर खोरमा एक स्पेसिफिक चीज़ होती है। लेकिन हमारे घर में हमेशा ईद एक बड़ी ईद पे, बकरा ईद पे, शीर खोरमे के साथ खीर ज़रूर बनती है। खीर और इसकी ना वाइब भी अलग है। बिल्कुल। आप और भी बहुत से मीठे हैं जो मर्जी बना लें, लेकिन जो शीर खोरमा और जो खीर है ना उसकी बात ही अलग है। अच्छा, दूध सारा डालना है इसमें? दूध सारा डालना है, 2 लीटर दूध है। 2 लीटर दूध है जी। और व्यूअर्स, हम दूध को जो है वो सबसे पहले ऑफ कोर्स गरम करते हैं, बिकॉज उसको एक उबाला जब आता है तो उसके बाद आप चीज़ें डालनी शुरू कर देते हैं। वैसे तो आप राइस का मिक्सचर डाल सकते हैं पहले 2 इलायची। हाँ जी, हम इलायचियाँ डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और दूध के अंदर हम उसको थोड़ा सा पकने देंगे। वैसे तो हम काफ़ी डालेंगे क्योंकि 2 लीटर दूध है। 2 लीटर दूध। और आजकल तो बेचारी इलायचियाँ भी बिल्कुल ही फोकी हो गई हैं। हाँ, अंदर से सिर्फ 3-4 दाने निकलते हैं, 3-4 ही निकलते हैं, और बिल्कुल ही मज़ा आता है। बिकॉज देखिए, इलायची का अपना एक मज़े का फ्लेवर होता है, बट फ्लेवर के साथ खुशबू होती है। जिस तरह हम लोग अक्सर बेकिंग के अंदर वनीला एसेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी देसी वनीला एसेंस है। देसी वनीला एसेंस, बिल्कुल। सो थोड़ी थोड़ी इलायची को खोल के इसके अंदर डालिए। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं।
लेकिन आपके पास इलायची है, आप उसी को ग्राइंड करके अपना घर में भी पाउडर बना सकते हैं। फ्रेश चीज़ें वैसे बिल्कुल। रेकमेंडेड होती हैं। ऐसे तो ही। हम पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं, तब ओके। तक दूध भी ज़रा गर्म हो जाए। सो जो हमें खीर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। दूध होगा 2 लीटर, चावल हाफ कप, चीनी 7 से 8 खाने के चम्मच, बादाम 1/4 कप, खोया 100 ग्राम, क्योरा एसेंस 1 चाय का चम्मच। दैट्स इट। तो ये एक simple- एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है खीर की। अगर आप 1 लीटर बना रहे हैं ना खीर, मतलब दूध, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 1/4 कप चावल लेने हैं और 4 चम्मच आपने चीनी लेनी है। और उसके अलावा आपने मीठा अपने हिसाब से एडजस्ट ये हमने करना है कट और करना खोया है भी ना? डालना है। हाँ जी, ये कट करना है हमने। और लंबा लंबा कट करेंगे, चॉप करेंगे? हम लंबा लंबा कट करेंगे इसको। बिल्कुल ठीक है। तो हम लंबा लंबा बादामों को भी कट करेंगे, बिकॉज आपको स्लाइस मिल जाते हैं वैसे बादाम मार्केट में। आपका कुछ ये हम भी इस- टाइम बच सकता है। कुछ हम इसके अंदर भी डाल देंगे। दिखा, मैं कट कर देती हूँ। चलें जी, आप अपनी कटिंग ठीक है। उसकी तरफ आए, क्योंकि मैंने कहा कि साथ साथ हम ये वाला काम भी कर लेते हैं। तो इलायची को हमने यहाँ पे कुक होने के लिए डाल दिया है बिल्कुल। थोड़ा सा, और हम ये वाला स्पून लेंगे। और इस खीर के अंदर हम खोया भी ऐड करेंगे। और यहाँ एक और पॉइंटर देना चाहूँगी। उस दिन अपनी दोस्त की तरफ गई, उसके घर उसने फिरनी बनाई, कहती है यार मैंने घर बनाई, तुम चखना तुम चखना तुम चखना। फिरनी में सालन का टेस्ट आ रहा था। वो पतीला सही वॉश नहीं हुआ होगा। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, ये आपने बनाया किस में है? कहती है कुछ नहीं, वो हमारा मीठे का एक अलहदा है जिसमें हम खीर। मैंने कहा फिर चम्मच कौन सा यूज़ किया? उन्होंने लकड़ी का चम्मच यूज़ किया था। लकड़ी के चम्मच के अंदर ना फ्लेवर चला जाता है, हाँ। स्मेल भी आ जाती है। तो शायद उस वक्त वो चम्मच अंदर डल गया होगा या यूज़ कर लिया होगा, सही से वॉश नहीं हुआ होगा। सो मीठे के चम्मच अपने, अगर अनलेस वो मतलब स्टील के हों तो वो तो फिर कोई इशू नहीं होता, लेकिन मीठे के जो हमारे चम्मच वगैरह होते हैं ना, उनके बारे में हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। बिल्कुल। बादाम भी डाल दूं अब मैं इसमें? नहीं, बादाम अभी नहीं डालने। क्यों? क्योंकि वो जो एक उसकी बादामों की जो क्रिस्पीनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आपको क्रिस्पी चाहिए? क्रिस्पी चाहिए। हम दूसरा करते हैं, हम जरा अच्छा। पहले से डाल के कुक कर लेते हैं। कुछ लोग भिगो भी लेते हैं, छिलका भी उसका पील ऑफ कर लेते हैं। लेकिन ज़रूरत नहीं है, हाँ। मज़े का लगता है, थोड़ा सा कलर आ मज़े जाता का है लगता हल्का है, सा। ऐसे है। सो अब हमारा इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने दूध रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे, उसके अंदर इलायची चली गई है। इलायची जाने के बाद जो चावल हैं, चावल मैंने आपको बता दिया कि हाफ कप लेने हैं, उसको आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। मतलब बिल्कुल उसका टेक्सचर ना दानेदार होना चाहिए। और उसको ग्राइंड करने के बाद आपने जैसे ही दूध में उबाला आएगा, आपने चावल ऐड कर देने हैं। चावल ऐड करने के लिए बिल्कुल उसके बाद वाला जो प्रोसीजर है ना थोड़ा स्लो है, क्योंकि चावलों ने अपने हिसाब से कुक होना है और जो खीर की कंसिस्टेंसी है वो भी ग्रेजुअली ही थिक होगी। और मैं इसके अंदर अभी चावल भी डालने लगी हूँ, ठीक है। क्योंकि चावल है तो उसके अंदर कुक ही होना है, राइट? बिल्कुल। और लोग क्या करते हैं, चावल का आटा यूज़ करते हैं। चावल के आटे में ना फिर आपका वो जो चावलों का एक आता नहीं है, दाना दाना आता है, फिर वो फिरनी बन जाती वो है। फिरनी। अगर आप चावल के आटे से बनाएंगे तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि वो या फिरनी है। जो उसका आटा या मैदा होता है, तो फिर आप बना रहे हैं फिरनी, फिर आप खीर नहीं बना रहे हैं। अगर दानेदार है तो वो खीर है, फिरनी में हमेशा आटा डलता है। क्योंकि रेसिपी एक ही है। एक ही है, बिल्कुल एक ही है। और उसके अंदर ज़रा एक्स्ट्रा खोया वगैरह डल के तो उसका बहुत एक स्मूथ सा फ्लेवर और टेक्सचर हो जाता है फिरनी का। अच्छा, मुझे तो खोया बड़ा ही पसंद है, एंड आई फील दैट खोया इज़ अ ग्रेट थिंग टू पुट इनटू आपका मीठा। देसी मीठे में तो खोए के बगैर मज़ा ही नहीं आता। ऐसे ही है। अच्छा, अब वो स्टेज आ गया जहाँ पे आप इसको दूध को और चावल को कुक करेंगे, दूध को काढ़ेंगे चावलों के साथ, बिल्कुल। और जब एक दफ़ा उसकी कंसिस्टेंसी करीब पहुँच जाएगी, हल्का सा जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा इसका, ज़रा वो क्रीमी जो कलर की तरफ जो आपकी खीर है वो मूव होने लग जाएगी। और जो आपने चीनी है, चीनी हमेशा आपने लास्ट पे डालनी है, पहले बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी क्वांटिटी होगी ऑब्वियसली वो रिड्यूस होगी। तो जो आपने चीनी है वो अपने हिसाब से आपने लास्ट पे ऐड करनी है। सो बेसिकली, और इसमें क्योड़ा एसेंस भी डाल दूँ? नहीं, क्योरा एसेंस आपने हमेशा लास्ट पे डालना है। कभी भी गरम में और पकाते हुए आपने क्योरा एसेंस नहीं डालना। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो जो एक एसेंस होता है ना, वो या तो वो कड़वा खत्म हो हो जाता है, कड़वा हो जाता है। कड़वा हो जाता है, या वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आपने रिस्क नहीं लेना। जब तक वो आपके रूम टेम्परेचर पे आपकी चीज़ ना आ जाए, आपने कोई किसी किस्म का एसेंस वगैरह ऐड नहीं करना और ना ही उसको मज़ीद पकाना है। और देखें उसके बाद तो फिर इट बिकम्स वेरी सिंपल। आप बादाम डाल लें, आप पिस्ते डाल दें, आप किशमिश डाल दें, मेवा जात आपने जो भी डालने हैं, और जो भी आपने ड्राइड फ्रूट डालने हैं या नट्स बट डालने मेक हैं। श्योर ये जो पिस्ता काजू अनसॉल्टेड होने चाहिए, ये नहीं कि आप उसके अंदर सॉल्टेड ऐड कर दें। लेकिन मैं हमेशा एक काम करती हूँ खीर में, जो मैं अभी आपके सामने करूँगी, एक चुटकी थोड़ा सा नमक। उसके अंदर नमक डालूंगी ज़रूर। और वो इसलिए मैं डालूंगी क्योंकि
खीर की जो, ये बिल्कुल देखें चुटकी बराबर भी नहीं मैंने डाला, इतना सा मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक क्या करता है कि हमारी जो चीनी की मिठास है ना, वो जो जाके ऊपर तालू पे लगती है, गले के बैक पे लगती वो है, बैलेंस कर देती उसको है, बैलेंस कर देते हैं। एंड डोंट फॉरगेट आपने इसमें अब चावल और ग्राइंड हुए हुए चावल डाले हैं, हाँ। तो वो एक चावलों की पेस्ट गई है, इसलिए आपने उसको मिक्स करते रहना है, वरना वो नीचे बैठ जाएगा या तो जल जाएगा या बिल्कुल वो एक लग लम्ब बन जाएगा जाए- नीचे। हाँ, हाँ, और लग जाता है ना, और खीर जल जाए तो काम जले खराब हुए है। दूध का इतना बुरा टेस्ट होता है, आप कुछ नहीं कर सकते कि एक जल जाए तो चलो नीचे से आप पीस हाँ। स्लाइस करके उतार देते हैं, यू नो उसको नीचे से स्लाइस करके रिमूव कर देते हैं उसका लेयर, लेकिन खीर में और इस तरह की लिक्विड चीज़ों में तो ये ऑप्शन ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसलिए आपको हर 1 मिनट बाद चमचा मारना ही चाहिए लाजमी। ये वो वाला काम नहीं है जो आप कह सकते हैं कि भी मैंने चूल्हे पे लगा चढ़ा रख के दिया छोड़ दिया। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि खीर हो गया, शीर खोरमा हो गया, वो एक रात पहले बना लें। एक तो जब तक वो ठंडा ना हो उसका वो फ्लेवर नहीं आएगा, और गरम गरम कोई खाएगा नहीं, तो एक रात पहले बनाओ तो अच्छा खासा वो ओवरनाइट चिल्ड हो जाएगा। हमेशा करती हूँ कि जो हमने मीठा तैयार करना होता है ना व्यूअर्स, वो हम एक रात पहले कर लेते हैं ताकि मीठा हमारा डन हो जाए। हाँ, अगर शाही टुकड़े वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी होती है, तो वो हम रात को करके सारी चीज़ प्रिपेयर करके फिर वो पॉइंट पे सुबह सुबह बना इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कोकोनट। खोपरा। हाँ जी, साथ साथ आप अपनी एरिया को नीट करते जाएं व्यूअर्स, वो भी एक बेहतरीन, बस इतना ही चाहिए था खोपरा। हाँ जी, इतना ही चाहिए था, क्योंकि टू मच डालो ना तो वो बहुत ज़्यादा मोस्टली लोगों को ये पसंद नहीं होता खीर में, मोस्टली, और ये ज़्यादा अच्छा लगता भी नहीं। ज़्यादातर खीर में मेरा ये मानना है कि बादाम अच्छे लगते हैं। हाँ, और उसको अक्सर लोग कहते भी है कि जी बादाम वाली खीर, हाँ। बट मेरी रेकमेंड, अभी देखें ना हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया, हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया, अभी इसको टाइम है, अच्छा खासा टाइम है इसको। लेकिन देखो पहले आई रिमेंबर मेरी नानो या मेरे घर में कोई खीर वगैरह बना रहा होता था, इवन शीर खोरमा, तो उसको पहले काढ़ना होता था दूध को, तो अच्छा खासा टाइम लगता था। अब तो खैर वी लर्न दीस थिंग्स, पहले तो चावल पूरे पूरे डलते थे, फिर आप घोटने से घोटते थे, 1/4 रिड्यूस करते हाँ। थे, फिर फर्दर उसके अंदर चीज़ें ऐड करते थे, तो वो उसमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो अपना ही दूध का वो जो खोया था ना, वो उसमें एक फ्लेवर आ रहा होता था। अच्छा, एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपने खीर में नट्स वगैरह और ये चीज़ें डालनी हैं, ये सारी चीज़ें आपने पिस्ते, बादाम, थोड़ी 2-3 इलायचियाँ और साथ में खोपरा आपने डाल दिया ग्राइंडर के अंदर, और उसको बस एक दो घीट करके चला दिया, मतलब हल्का सा, तो वो थोड़े से उसके पीसेस छोटे हो जाते हैं, अच्छा, मतलब फिर वो चॉप हो जाते हैं स्लाइस होने की जगह। उसको आपने किया और उसको आपने डाल दिया, उसका इतना सा एक अमाउंट, उससे बड़े मज़े का टेस्ट आ जाता है। और फिर उसके बाद आपने ऊपर से डेकोरेटिव डाल दिया। यही चीज़ें अगर आप थोड़ा सा ग्राइंड कर देते तो बड़े बड़े पीस मुंह में नहीं आते। अब ये जो है खोया इसमें हम डाल रहे हैं 100 ग्राम, क्योंकि 2 लीटर दूध है, अगर 1 लीटर होगा तो 50 ग्राम। तो ये देखें ना, ये सारी चीज़ें ऐड करने से खोया एक्चुअली होता क्या है, ज़रा खोया बनाने का तरीका बताएं हमारे व्यूअर्स को। खोया बनाने का तरीका ये है कि जो दूध है ना, उसको पका के जो वो दूध की एक अच्छी खासी जो क्वांटिटी वो जो रिड्यूस होती है ना, वो एक्चुअल में खोया होता है। तो अब क्योंकि लोग काढ़ते नहीं हैं दूध को उस तरह से, तो वो खोए वाले फ्लेवर, अब ये देखें ऑलरेडी दूध का आपका कलर जो है वो येलोइश की तरफ जाना शुरू हो गया। ये लग स्क्रीन पे वाइट वाइट रहा है, लेकिन अब इसका एक क्रीमी कलर आना शुरू हो गया। बिल्कुल। और चीनी इसमें हम किस स्टेज पे डालेंगे? चीनी बिल्कुल उस स्टेज पे डालेंगे जब आपको पता चल रहा होगा कि ये थिक हो रही है। अब आपको पता है मैंने मज़ीद 5 मिनट और पकाना है और मैंने उतार देना है, क्योंकि अगर आप अभी चीनी डालेंगे उस हिसाब से डालेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा है, आप जब उसको टेस्ट करेंगे आप कहेंगे कम लग रहा है, चखेंगे फिर और डाल देंगे, और जब आप उसको डिश आउट करेंगे तब तक मीठा बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तो इससे बेहतर है आप सिर्फ 5 या 6 मिनट पहले चीनी को इसमें ऐड करें, 1-2 दफ़ा इसको अच्छे से ऐसे घुमाएं और उसको डिश आउट कर लें, क्योंकि चीनी को गर्म दूध में डिज़ोल्व होने में इतना कोई ख़ास टाइम तो लगेगा। हाँ, तो आपको जैसे ही महसूस हो कि आपकी चीनी डिज़ोल्व हो गई है तो यू आर गुड टू गो। बिकॉज ये ज़रा पेशेंस वाला काम है, ये हमारा प्रोग्राम के एंड तक ही प्रॉब्ली खीर तैयार होगी, क्योंकि हमने इसको अब कुक करना है और हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो घर में बच्चों को लगा दे इस काम पे, कि मतलब बड़े बच्चों को, ऑब्वियसली छोटे 2-3 साल के बच्चे को नहीं होते, कि बड़े बच्चे को लगा दे, चलो बेटा चम्मच घुमाते रहो, बच्चे भी इसी खुशी में ना कि हम कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटी है, हाँ, हमने बनाई है। हाँ, हमने बनाई है, खीर हमने बनाई थी, स्वाद मिट्टी बनाई थी, सारा काम मम्मा ने कीता सी, लेकिन खैर है, हमने बनाई है, कहने में क्या है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि हम इसको साथ साथ काटते जा रहे हैं, और आप देखें कि उसका कितना खूबसूरत एक कलर डेवलप हो रहा है, और जैसे जैसे ऑफ कोर्स उसके अंदर हमारा वो भी मिक्स हुआ है खोया, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। और ये इसकी हीट क्या होनी चाहिए जब हम इसको बना रहे हैं?
लो टू मीडियम फ्लेम होनी लो चाहिए। टू मीडियम, मतलब बिल्कुल। फुल चूल्हा नहीं नहीं होना होना चाहिए, चाहिए। जल जाएगा। वो फिर आपका ये होगा कि जो उसकी एक तो जो कलर है वो भी वैसा नहीं आएगा, दूसरा जो आपके चावल हैं कच्चे रह जाएंगे, दूध बिल्कुल ड्राई होने लग जाएगा, और इस वजह से आपकी खीर की जो पकाई होगी ना वो सही से बिल्कुल नहीं होगी। लो टू मीडियम फ्लेम, इसमें अगर आप जल्दबाजी करेंगे वो फ्लेवर नहीं आएगा, वो टेक्सचर नहीं आएगा। खीर पकाना जल्दबाजी में हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही कह क्योंकि रही हैं। इसकी एक परफेक्ट टाइमिंग है। तो अगर तो आपके पास टाइम है तो आप ये वाला पंगा लें, वरना नहीं है तो आप किसी और डिश की तरफ स्विच कर लें। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम खीर बना रहे हैं जो पायों की तरह पक रही है हमारी, बिल्कुल। और इसमें खोया भी मैं साथ साथ मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो अगर वो जो डोई जैसी नहीं होती जिससे आप मिक्स करते हैं वो भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि नीचे से चेक करते रहें कि लग तो नहीं रहा, लग गया तो खीर गई। चले हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जहाँ सफाई निस्फ ईमान है वहाँ पे हमने ये भी देखना है कि क्या क्या गवर्नमेंट के एंड से और अदरवाइज़ क्या तैयारियां की गई हैं सफाई सुथराई की ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी कुछ गाइडेंस मिल जाए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हम बार बार कह रहे हैं सफाई निस्फ ईमान है। आई नो कि सब अपने अपने प्रोग्राम्स पे इस वक्त डिस्कशंस मुख्तलिफ़ किस्म की कर रहे होंगे कि जी कौन सा गोश्त आपके घर में कौन सा जानवर आता है, कितना बड़ा आता है। हम ज़रा थोड़ा सा सोचते हैं हल्का सा आगे का कि भाई कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन कुर्बानी के बाद क्या मामलात होंगे। और हमने लोगों के लिए सिर्फ उनको कुर्बानी का गोश्त दे के आसानी नहीं पैदा करनी, उनके इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ रखना है, बीमार नहीं होना, किसी को भी बीमार नहीं करना। और अगर हमारी किसी गंदगी या किसी ऐसी गलाजत की वजह से दूसरे लोग बीमार होते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हम पे पड़ती है और उसका गुनाह भी फिर हमें मिलता है। आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं जो इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग इंचार्ज है ऑफ सुथरा पंजाब अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ऑब्वियसली व्यूअर्स, क्योंकि हम पंजाब में हैं तो हम पंजाब के ही एंड से अपनी लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप अपने अपने प्रोविंसेस में भी पता करें, लेकिन मेनली आसिम महमूद साहब को बुलाने का रीज़न ये है कि ये बहुत ही एग्जेम्पलरी इनका कुछ एक गेम प्लान है। वैसे ही पंजाब बहुत सुथरा कर दिया इन लोगों ने, लेकिन ईद के दिनों में फिर भी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है। लास्ट ईयर भी हमने बहुत ही ब्रिलियंट मैनेजमेंट देखी, लेकिन कुछ जो चीज़ें रह गई थी उन पे भी अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमारे सर पे सलामत रखें मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, जिन्होंने पाकिस्तान के हर बच्चे को लिटरली अपना बच्चा समझ के अपने अंडर ले लिया है। तो बात यह है कि उन्होंने और भी कुछ इनोवेशंस लाई हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि ये जो सारी उनकी इनोवेटिव एफर्ट्स हैं वो आसिम साहब हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए खैरियत से हैं? खैरियत से तो हूँ, लेकिन आपको पता है कल ईद है। बिल्कुल। बच्चों के लिए बड़ा एक्साइटिंग होता जी, है। बिल्कुल। मर्द हजरात स्पेशली बकरा ईद पे जी, जरा बिल्कुल। वो आए हुए होते हैं कि मैंने ये करना, मैंने वो करना। जी, yes। खवातीन को एंजाइटी हुई हुई होती है कि भाई सामान जब आ जाएगा तो फिर हमने उसको आगे हमने डिस्ट्रीब्यूट, पकाना है। बीच में फिर सफाइयाँ, तो बहुत, तो इस ईद से पहले ना थोड़ा सा बंदा वो होता है, ऐसी है, there's a ऐसी lot है। to do। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन वहाँ पे कभी कभी आसिम साहब आपको मानना पड़ेगा कि सफाई के मामलात साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने चीज़ें भेजी, हमने ये करना है, हमने वो करना है, तो कुछ कोताहियाँ लोग भी कर जाते हैं। और कुछ साल पहले तक मुझे लगता था कि ईद पे कोई बॉदर ही नहीं करता सफाई करना, और अब ईद के दिनों में बिल्कुल एक मुख्तलिफ सीन है। तो ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं कि ईद के दिनों में सुथरा पंजाब अथॉरिटी क्या कर रही है? मैं पहले आपको सफाई के बारे में बताऊं या ईद का प्रोग्राम बताऊं? यार सारा कुछ साइड पे करते, सबसे पहले सफाई का बताएं, सफाई का क्योंकि प्रोग्राम। वो तो हमने सारे साल रखनी है। तो सबसे पहले सफाई की बात करते हैं, उसके बाद स्पेसिफिकली ईद पे आप क्या कर रहे हैं और फिर हमने क्या करना है, जी, वो भी। बिल्कुल, ये बिल्कुल। 3 स्टेप्स हैं। बिल्कुल। सफाई निस्फ ईमान है, और इस गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो है सुथरा पंजाब, जो उनके दिल के बहुत नज़दीक है, जो हर टाइम सुपरविजन वो करती हैं। आपके CCTV कैमराज हों, आपके किसी भी किस्म के रिसोर्स, मसलन हर टाइम उनकी नज़र सुथरा पंजाब पे होती है। आप आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले आप चले जाएं तो आप देखिएगा कि 20,000 टन डेली की ये
वेस्ट डंपिंग होती थी, उठाते थे वेस्ट, और आज आप देखें 50,000 टन से ऊपर टनेज जा चुकी है जो हम वेस्ट लिफ्ट कर रहे हैं और उसको उसकी जगह पे पहुंचा रहे हैं। उसके बाद फिर वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम्स भी हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए। इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग मेरे पास है उसकी, मैं पूरा पंजाब में बताया ना ये वेस्ट टू वैल्यू आपको इससे CO2 गैस भी है इसमें। आप वो अल्फाज यूज कर रहे हैं जो मेरे व्यूअर्स को नहीं समझ आए। बिल्कुल देखें इसके अंदर एक CO2 गैस है, ठीक है। इसके बाद इससे हम मज़ीद बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम आपको मज़ीद आने वाले दिनों में आगाह करते रहेंगे। प्लीज। इसके बाद आप देखें हम पूरे पंजाब में जाते हैं, हमारा काम है शिकायत लगाना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना। आप और शिकायती टट्टू हैं? नहीं, शिकायती आप टट्टू वो नहीं वाले हैं जो बच्चे होते थे स्कूल में कहते थे ये वाला शिकायती टट्टू, ये तो आप जाके आप हमारी शिकायत हमारा बेसिक काम ये है कि अथॉरिटी को हम कहते हैं कि आपने ये काम करना है और ये अच्छा। हमें काम करके दें। उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा वो जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं वो हमारी काम क्लियर हो जाते हैं। नहीं, इस वाली शिकायत पे नहीं कोई गुनाह मिलता। बेसिकली इस तरह हमने अपनी टीम्स डिप्लॉय की हुई हैं पूरे पंजाब में, ऑल ओवर पंजाब हमारी टीम्स काम कर रही हैं इन द सुपरविजन ऑफ मैडम CM, ऑफ कोर्स। ठीक है। और मैडम CM से ही हमें ताकत मिलती है, मैडम CM से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। मैं वैसे एक बात कहूँ, सफाई ख़वातीन की नज़र में क्या होती है और मर्द हजरात की नज़र में क्या होती है, बहुत मुख्तलिफ चीज़ होती वैसे है। इस पे मैं आपको एक बात बताऊं, ख़वातीन को चाहिए कि मर्द हजरात को भी ज़रा सफाई हम के लिए लेके मोटिवेट कर आते दिया हैं, करें। लेकिन आप लोगों का कुछ हो नहीं सकता। हम घर देखिए मेरी बात सुने, हम घर जाते हैं ना तो मैं जैसे ही तो एंटर एंटर होते ही हम लोग एक पाइप लगा देते हैं और मैं जैसे ही फैसल, मेरे बल्कि मैं अपना मियाँ का फैसल जैसे ही एंटर, आप सफाई का कहना है, फैसल एंटर हुआ करेगा सबसे पहले पाइप से उनको धो दिया करेंगे, फिर उसी वक्त वॉशिंग मशीन में डाल देंगे, फिर ड्रायर में डाल के उनको निकाल लेंगे। मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहा। अब जैसे ही हम लोग घर के अंदर एंटर होते हैं ना, कोई चीज़ नीचे गिरी हुई है तो हम बेगम को कहते हैं या मदर को कहते हैं या बच्चों को, यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो फिर वो अंदर ज़रा क्लियर हो जाती है। सफाई करने से नहीं होती, सफाई रखने से होती है। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन मेरा पॉइंट जिसकी तरफ मैं आ रही थी ना, ख़वातीन और मर्द की, ये बात मैंने बड़े प्लेटफॉर्म से, इवन इलेक्ट्रो बस की लॉन्च पे जब मैं होस्टिंग कर रही थी तो तब भी मैंने कहा था कि मैंने ये अभी जो बात की कि मैम मरियम ने पाकिस्तान के, मैं सिर्फ पंजाब की नहीं बात करूँगी, पाकिस्तान के हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के ये सारी चीज़ें लॉन्च की है। और ना सिर्फ वो पंजाब में कर रही है, बल्कि अगर कोई और सूबा भी उनसे गाइडेंस लेना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो ओपन डोर है, आए, वील हेल्प यू सेट अप थिंग्स वाला एटीट्यूड है। तो बात ये कि हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। और मैम ने लिटरली पाकिस्तान को अब ऐसे देखना शुरू कर दिया, पंजाब स्पेसिफिकली को, जैसे वो अपने घर को देखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस लेवल की सफाई घर के गेट के अंदर शुरू होती है, वही सफाई पूरे पंजाब में हो। जितना मुझे पता है मैडम सिर्फ 4 से 6 घंटे वो भी आराम करती हैं और इतनी स्ट्रिक्ट है, मसलन किसी भी वक्त किधर भी मूव कर जाती हैं और कोई भी कुछ भी उनको नज़र आ जाए तो फिर किसी की खैर नहीं होती। तो अच्छी बात है ना। देखें, अल्टीमेटली अगर हमने अपने मुल्क को सुपर पावर्स के साथ, आपकी लीडरशिप सुपर पावर्स के तरफ लेके जाना, सुपर पावर्स के लेवल पे पहुंचाना है और compete करना है उस लेवल पे। आज देखें, चाइना अपनी मर्जी करता है, उन्होंने किसी को जवाब नहीं देना होता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बना लिया। बिल्कुल। उसके लिए ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन नहीं, क्लेनलीनेस, हाइजीन इश्यूज, हमारे बहुत से और मामला हैं, जैसे पोलियो अभी तक इरेडिकेट नहीं हो, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली मिलके हम करेंगे तो तभी होगा। और उसके लिए हमें इस मुल्क को अपना घर समझना पड़ेगा। एग्जैक्ट, सोचने से कुछ भी नहीं होगा, आप करेंगे तो कुछ होगा। हम सिर्फ गेट तक अपने सोचते हैं। एग्जैक्ट। गेट के एंटर होंगे तो कोई बच्चा अपनी खिड़की में से कोई रैपर नहीं फेंकेगा, कोई चीज़ नहीं अपनी बाइक से सुटेगा, लेकिन गेट के बाहर कूड़ा फेंकेंगे। अब हमने ये भी मोटिवेशन, एक तो हमने अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई थी कि जो गाड़ियाँ कॉलेजेस में भी स्कूल कॉलेजेस में मैं गया था, मैं बच्चों को मोटिवेट करके आया था, बच्चों को बताया भी था। अवेयरनेस हमने एक प्रॉपर कैंपेन चलाई थी कि आपने अगर गाड़ी में बैठते हैं, कोई चॉकलेट खा रहा है तो आप उसको रैपर अंदर रख दें, घर जाएं, वहाँ पे एक शॉपिंग बैग या जो भी है बैग, वेस्ट बैग लेके उसके अंदर डाल के आप ट्रैश कर दें। भाई पहले यही करती थी, पता नहीं कब ये ट्रेंड शुरू हुआ कि गाड़ी से फेंक दो, बाइक से फेंक दो, चलते हुए जा रहे हो, मतलब चलते चलते आप जमीन से फेंक रहे हैं चीज, आपको एहसास नहीं हो रहा। इवन मैं अंदरून शहर से हूँ, मेरा पहले घर अंदरून शहर में था। अच्छा, लगता नहीं है। अच्छा, लगता है आप बर्गर बच्चों में से। नहीं 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 नहीं। अच्छा, आपने यानी अंदर गली कूचे देखे हुए हैं। बिल्कुल, मैं अंदरून शहर से था।
अभी भी अंदरून शहर पे मेरी बहुत सारी Family मुंशियत homes है तो मेरी- वहीं पे ही होते जी, हैं, हाँ। तो वहाँ पे लोग पान खाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने उस वजह से पान स्पिटिंग एक्टिविटी एक शुरू करवाई थी पूरे पंजाब में। मतलब पान दीवारों पे थूक देते हैं। इवन और- पान वो फेंक देते हैं मेट्रो बसेस के थू- जो आप वो देखते हैं, फिर कोई थड़े हैं, कोई गलियां हैं, कोई चौराहे हैं। हमने पान स्पिटिंग एक्टिविटीज़ करवाई पूरे पंजाब के अंदर, और हमने गली मोहल्ले धुलवाए, हमने पानों वाली अब दुकानें आपको धुलवाई। नहीं नजर आते इतना? फिर उसके बाद हमने जो फुटपाथ्स थे वो धुलवाए, मेट्रो ट्रैक्स धुलवाए पूरे पंजाब के। पूरे पंजाब के कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे ये एक्टिविटी ना हुई हो। अच्छा, ये आपने धुलवा तो दिए, लेकिन धुलवाने के बाद लोगों का अमल क्या था? मैं ये आपसे लोगों discuss का अमल ये है, हम लोगों को अवेयर भी करते हैं, लेकिन लोग फिर वही, जब तक पान की दुकानें इस तरह माशाल्लाह खुली रहती हैं। जैसे और- सिंगापुर में च्युइंगम अगर आप चबा रहे हो, आपके बैग में भी किसी को मिल जाए तो आपको बहुत बड़ा फाइन, हजारों ऐसी डॉलर है, का पड़ता ऐसी है। है, जब ऐसी तक है। हम वो नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं चीजें ठीक। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन क्योंकि आहिस्ता आप आहिस्ता लोग अकेले कितना कर लेंगे। देखिए, इस चीज़ की मैं हमेशा हमारे व्यूअर्स से बात करती हूँ कि व्यूअर्स, हम एक सेकंड में कह देते हैं कि जी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। वो कर भी रही है, तो आप भी तो आगे बढ़ के साथ में हाथ में हाथ डाले ना, घोड़े को पानी तक ले जाओ। अब आपकी Government अगर तो- ये उम्मीद है कि जबरदस्ती मुंह में पानी डाला जाएगा, गवर्नमेंट तो आपके लिए पेश है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ इस चीज़ को कि सबसे ज़्यादा ये जो बच्चे गाड़ी से निकलता आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम बाहर फेंक दी, फिर बाद में टिश्यू बाहर फेंक दिया, फिर उसके बाद कोई भी रैपर बाहर फेंक और दिया, सिर्फ ऐसा नहीं गाड़ियाँ करना ये चाहिए। बाइकों पे भी देखते हैं हम, बसों पे भी एक्टिविटी देखते हैं। बात ये कि एंड में यही होगा कि बसों के फिर शीशे सील करने पड़ेंगे। ऐसे ही है। और अपने आप को क्यों हम लोगों ने पिंजरों में रखना है? बिल्कुल व्यूअर्स, ऐसी है। घरों की सफाई अगर करते हैं तो घर के बाहर की भी सफाई का ख्याल रखें। कोई नहीं आपको कह रहा कि बाहर जाके आप रोड पे टाकी लगाएं, लेकिन आई एम सॉरी, बाहर के ममालिक में जब कम्युनिटी सर्विस लोग करते हैं तो रोड क्लीनिंग और बहुत सी चीजों की तरफ बिल्कुल ऐसे ही है। नॉर्मल लोग जा रहे होते हैं। आपने अब देखा जो हमारी वॉशिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं पूरे पंजाब में चल रही हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, आपने सुथरा यूनिवर्सिटीज़, नहीं किया, आपने धुला पंजाब कर हाँ जी, दिया। हॉस्पिटल्स, फिर गली चौराहे, हर जगह दुकानों के बाहर हम वॉशिंग गवर्नमेंट करवा रहे हैं। हॉस्पिटल्स आपने कितनी सीधे कर दिए। आप देखें एक दफ़ा देखिए, हेल्थ जाके, सिस्टम तो माशाल्लाह मैडम ने जी, कराई दिया था, ठीक, बिल्कुल। लेकिन सफाई के थे मसाइल। जी, वो कितनी चीजें बेचारे उसका बोझ आप उठाए। अगर आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले चले जाएं तो आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। बॉस, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे खड़े होते थे। बिल्कुल ऐसे सच्ची ही है। बात है। और बिल्कुल। अब बंदा सुकून से घूम रहा होता है, लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर माहौल है। मैं आपको बल्कि ये भी चैलेंज करता हूँ कि आप जो हमारे शहरी इलाके हैं, आप एक दफ़ा विजिट करें, कहीं पे आपको वेस्ट नज़र नहीं आएगा। मैं गई थी ना वो जी। पिछले दिनों, जहाँ पे यूसुफ सलाउद्दीन यूसुफ चाचा की जहाँ पे हवेली है, जी, उस जी, सारी जी, साइड जी, पे, जी, जी। वहाँ पे उन्होंने अपने एरिया को तो बड़ा साफ रखा हुआ। अब जी, देखे ना, वो जी, अपने एरिया की खुद जी, जिम्मेदारी उठाते जी। हैं। अगर यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली है तो आप उसके बाहर का एरिया सारा देखें, एंट्रेंस और पूरी वो गली, वो बंदा हफ्ते खुद में- साफ करवाता है। हफ्ते में 1 से 2 दिन मेरा पूरे वॉल्ड सिटी का विजिट होता है। तो वहाँ मैं पे check recently करता गई हूँ, हूँ। यही तो आपको जी, कह रही हूँ। मैं वहाँ पे विजिट करता हूँ, उसको चेक करता हूँ, अगर कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है तो मैं फौरी तौर पे उसको, उसकी जो क्लियरेंस है वो इंश्योर करवाता हूँ। लेकिन आसिम साहब देखिए, डिफरेंस मैं बताती हूँ। एक ये है कि मैंने अभी कहा कि यूसुफ सलाउद्दीन ने अपने घर के बाहर की पूरी गली को खुद नीट अब एंड क्लीन रखा हमारी हुआ है, कौम, उन्होंने रखा हुआ है। अगर जुगन अपने घर के बाहर की गली को, अगर आसिम अपने घर की बाहर की गली को, बिल्कुल। अगर कनीस फातिमा अपने घर की बाहर, अगर हर बंदा अपने घर की गली की जिम्मेदारी ले ले, भाई हर गली में कितने हैं, अगर 100 घर है, या चलो 100 नहीं है, 10 घर है, आप आपस में फैसला कर लें, हर रोज एक बंदे की जिम्मेदारी है उस जगह को नीट बिल्कुल करने ऐसी की। है। अब हम क्या करते हैं, हमने दुकान पे जाना है, अपनी दुकान पे हमने ब्रश पकड़ना है और हमने ब्रश मारना है और सारा वेस्ट बाहर, वो हमारी दुकान के आगे रखा है। फिर जितनी मार्केटें खुली हैं, जितनी मार्केटें, आप एक दुकानदार कोई ऐसा नहीं होगा कि जो अपना वेस्ट अपने डस्टबिन में डाले। हमने डोर टू डोर जो सर्विस थी वो किस लिए हमने एलडीए स्टार्ट की को थी। इतनी रिक्वेस्ट आती हैं कि खुदारा प्लीज फलां वाली बस्ती हमारे घर के करीब पड़ती है, जो लोग जरा जैसे कंटोनमेंट इन के एरियाज में रहते हैं, वो अक्सर जाके कंप्लेन करते हैं कि जी साथ में जो ये परचून की दुकानें खुली हुई हैं बंद करवा दे। और अक्सर एलडीए से जवाब भी आता है कि जी आप लोगों की सहूलत के लिए, तो बात कहते हैं ये- वो गंद ज्यादा मचाते हैं। सो सर, अब ईद पे आ जाते हैं जरा जी। सा। बकरा ईद, हम्म, कुर्बानी होनी है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है, आई नो के फर्ज नहीं है, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अगर वो अफोर्ड करता है तो वो करे, बिल्कुल। नहीं भी करता तो किसी तरह कर लेता है। उस दौरान आपको पता है कि उन दिनों में स्मेल दिखने में जो आपको पिछले मामलात साल हैं- स्मेल आई? नहीं, बट मैं देखो, मैं तो मैंने अब सिर्फ 2 साल तो नहीं दुनिया में मैंने गुजारे ना। एक मेंशन किया था, मैं अंदरून शहर से हूँ,
अंदरून शहर में आप फिर के देखते आज से कुछ 4-5 साल पहले तो आपको गली मोहल्लों में से स्मेल्स आती थी, बहुत बुरी आती थी। और पिछले साल ईद कुर्बान पे मैं पूरा पंजाब फिरा हूँ 3 दिन। मैंने सिर्फ ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं, हम फुटेज भी आपके साथ शेयर करें, ये वो सिपाही हैं जो काम करते हैं जब हम आराम से अपने घरों में ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये जो वर्कर्स अभी आपने देखे ना इस वीडियो के अंदर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ईद के मौके पे उनको भी याद रखा करें। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि उनको आप पैसे पकड़ाएं, चीज़ें पकड़ाएं, अगर देते हैं अपनी खुशी से दें, 100 बिस्मिल्लाह, कोई आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन उनके लिए भी आसानी पैदा करें। लोग थैलों में नहीं चीज़ें फेंकते, बाहर बस एज इट इज़ अपने घर के बाहर फेंक देते हैं कि आने वालों ने आके करना ही है। वो एक बंदे की जब घर के बाहर सफाई करने में लग जाते हैं तो 15 लोगों का काम जो है वो डिले पे चलता है। ऐसे ही है। 1,76,000 हमारे पास वर्क फोर्स है पूरे पंजाब की जो काम कर रही है, जो इसको कैटर करेगी पूरे पंजाब में, देहात में, शहरी इलाकों में, हर जगह वो इसको कैटर करेंगे। और उस जब आपकी कुर्बानी होती है, आप फिर जो ऑफल्स आप फेंक देते हैं बाहर, उसके बाद बकियात आप देखें ना, आज से कुछ 3-4-5 साल पहले देखें सड़कों पे पड़ी होती थी, चौराहों पे पड़ी होती थी। अब मैं कह रहा हूँ विद इन अ मिनट्स आपकी कुर्बानी हुई, विद इन अ मिनट्स आपकी ऑफल्स जो हैं वो कार्ट आएगी, नहीं तो पिकअप आएगी, या तो रिक्शा लोडर आएगा, वो कलेक्ट करेगा और वो ले जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको फिनाइल्स दिए जाते हैं, फिर वहाँ पे वाटर स्प्रिंकलिंग होती है, सफाई। मैं कहता हूँ कि आप पिछला साल जो था हमारा वो मॉडल साल था। आई नो। और अब आई वाज सो हैप्पी बिकॉज लास्ट बकरा ईद पे ना हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स आए हुए थे लाहौर, जो कोई 15-20 साल से ना, आई थिंक अबाउट 18 ईयर्स से उन्होंने पाकिस्तान की शक्ल ही नहीं देखी। कुछ उनके मसाइल थे, कुछ इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स थे, ये वो बस ज़िंदगी गुजरती गई। 18 साल बाद ही आए फैसल के ओल्ड फ्रेंड, वो सकते में थे क्योंकि वो अंदरून भी गए, शालीमार गार्डन भी गए, इधर भी गए, मीनारे पाकिस्तान। ओब्वियसली जब आपके आते हैं फ्रेंड्स, और स्पेशली अपने जब वापस आए अपने तो बड़े अरसे बाद, तो उनका शौक था, और उनके जो कुछ घर के छोटे बच्चे थे उन्हें देखा भी नहीं हुआ था इन चीज़ों को कभी, वो पैदा ही बाहर हुए थे। मैं आपको बता नहीं सकती, वहाँ से लोग इतने खुश हुए, इतने वो खुश हुए, उन्होंने कहा यार ये तो वो पाकिस्तान है ही नहीं, ये तो वो लाहौर है ही नहीं। बिल्कुल। And they went to Sialkot and Sargodha and Gujranwala. गुजरात गए वो, अब किधर भी जाएं, रॉयल फंड फैक्ट्री जो है वहां पे भी वो गए, उसके इर्द गिर्द भी उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार गुजरात इतना साफ हो गया। बिल्कुल। आप देखिए, क्रेडिट गोज टू यू गाइस, वेरी वेल डन। क्रेडिट गोज टू मैडम सीएम। मैडम सीएम, बट सिपाही तो आप ही है ना उनके। हम तो मैडम, बिल्कुल हम तो मैडम। मैं हमेशा कहती हूँ हम सब सिपाही हैं, बेशक, और हमने अपना रोल अदा करना है। जिस तरह हमारी आर्मी हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है जब हम सो रहे होते हैं, उसी तरह हमने अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। बिल्कुल ऐसी है। आप देखें, पहले अंदरून शहर की गलियों में आप गुजरती थी, छोटी छोटी गलियाँ हैं, मोची दरवाज़ा हो गया, लोहारी हो गया, मोरी गेट हो गया, फिर दिल्ली दरवाज़ा हो गया, बारीक बारीक गलियाँ हैं। अब लोगों का वहाँ पे कल्चर है कि उन्होंने अपने दरवाजे के बाहर ही ज़बह करना है, चाहे वो बड़ा जानवर है चाहे वो छोटा जानवर है। फिर उसके बाद देखें मसलन एकदम आपके ऑफल्स वहाँ से गायब हो जाते हैं, और वो ऑफल्स गायब करके कौन लेके जाते हैं? वो कोई घोस्ट नहीं है, वो ये सैनिटरी वर्कर्स हैं जी। वो पहले क्या होता था व्यूअर्स, आप जाते थे की टीम है, और आपकी क्योंकि वो जो गटर और नालियां हैं, देखिए वो पुरानी बनी हुई जगह हैं, उसके ऊपर मुझे पता है मैडम की प्लानिंग है कि उधर भी सारी चीजें उखेड़ के वो सीधा करेंगी, लेकिन पहले वो तो करें ना जो बिल्कुल जो लाइफ एंड डेथ वाले मामलात है जो मैडम डील कर रही हैं। सो इस वक्त जब उस वक्त चीजें गलियों में, गटरों में जाती हैं, नालियों में जाती है, तो वो सब ब्लॉक हो जाता है, फिर गटर का पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और इतने बड़े अजाब पड़ जाते हैं लोगों की जिंदगियों में। सो अब आप बताएं अवाम आपके साथ कैसे ताउन करे, हमें बताएं, मुझे बताएं मैंने क्या करना है आपकी सपोर्ट। आपने देखें, आप कुर्बानी करते हैं, फरीज़ा है, और जब आप कुर्बानी करते हैं तो उसके बाद आपको आपके यूनियन काउंसिल्स में हमने डिफरेंट कैंप्स बनाए हुए हैं, वो आपको क्या कहते हैं इसको, एक तो फिनाइल प्रोवाइड करेंगे साथ, ठीक है, उसके बाद आपको SOPs बताएंगे कि आपने सफाई की चीजें आपको देंगे। हाँ जी, आपने चौकों में नहीं फेंकना, थैले तो घर आके देते हैं, आप थैले तो घर आ जाएंगे, लेकिन वो इसलिए आते हैं कि आपने उसको पैकेट में डाल के दे देना है, आपने चौकों में नहीं फेंकना।
आप चौकों में फेंक देते हैं, फिर उसकी वजह से बहुत गंदगी हो जाती है, और जब वो स्प्रेड हो जाता है ना, तो फिर एक बैड स्मेल पहले होती है। स्मेल और ये होता है, और फिर उसके फौरन बाद टाइफाइड हर दूसरे बंदे को, बीमारी। आपको भूल गया कि हमेशा होता था बकरा ईद के बाद अस्पताल भरे हुए होते थे, किसी को टाइफाइड हुआ है, किसी को हेपेटाइटिस हुआ है। क्यों? क्योंकि साफ और गंदे में फर्क नहीं रहा ना। एक तो खून की हिद्दत बहुत ज्यादा होती है जमीन में, 100% खून की हिद्दत होती है। फिर उसके बाद जब आप उसको क्लियर कर देते हैं ना, फिर वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिनाइल से धो देते हैं, फिर उसके पास आप ऊपर अरके गुलाब डाल देते हैं, फिर स्मेल का तो कॉन्सेप्ट रहता ही नहीं है। फिर आपके सैनिटरी वर्कर्स जो हैं, इन्होंने कितनी खूबसूरत बात कही है व्यूअर्स, ये भी तो कर सकते हैं कि जहाँ पे आपने कुर्बानी की, उसके बाद आपने वहाँ पे थोड़ी सी फूल की पत्तियां बिखेर दी, आए लोग उसी से एंटर हुए, और बाद में आप सफाई करके उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। बिल्कुल। आप देखें भाई, अगर लोगों के लिए कुछ रिसेप्शन के तौर पे कुछ रखना ही है, तो अब वो खाले हैं, खून और खालें। और पिछले अरसे में खालों को कीमत नहीं थी, तो लोगों ने ना ऐसी चौकों में फेंक दी थी खालें। ये भी एक ज्यादती है, ये तो हम खुद अपने साथ कर रहे हैं। So what is your message for my viewers? मेरा मैसेज ये है कि से रिलेटेड, क्योंकि नेक्स्ट एक और मैंने आपसे जी पैगाम भी लेने के सुथरा पंजाब में नेक्स्ट क्या चीजें प्लान है, ताकि मैं फिर आपको पकड़ूं यहाँ पे बिल्कुल 6 महीने साल बाद अगर वो चीजें ना हो तो। बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस है। अब जो भी आते हैं हमारे कोई भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव में एक मेरी शर्त होती है कि आप आएंगे, लेकिन जाते हुए बताएंगे नेक्स्ट आप और आपका डिपार्टमेंट क्या क्या कर रहा है, और फिर 6 to 8 मंथ्स बाद आप वापस यहाँ आएंगे और हमें बताएंगे कि हमारी कारकर्दगी, क्योंकि आपने जवाब मेरे व्यूअर्स आपने हमें दोबारा नहीं बुलाना, आप हमारी कारकर्दगी वैसी ही देखेंगी। अल्लाह के फजल से हम बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। हाँ, वैसे ये बात सच है। आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले मुझे जाके आप लोगों को नहीं बुलाना पड़ा ये पूरा साल, मैंने सिर्फ लास्ट ईद पे बात की थी जी, और उसके बाद नहीं बुलाना पड़ा बिकॉज़ मुझे कोई चीज ही नहीं मिली छेड़ने की। आप मैडम, आप गली मोहल्लों में जाके देखेंगी तो यू विल फील बेटर। आई डू फील बेटर। मैंने पूरी सर्दियां अंदरून में गुजारी है। हम तो ऊपर जाके वहाँ पे कभी अंदाज पे, कभी कुकूज पे, हम लोग तो कॉन्स्टेंटली वहाँ पे ऊपर बैठ के खाने खा रहे होते थे। आप अपने बुजुर्गों से पूछें तो वो आपको क्लियर करेंगे, भाई ओ दौर नहीं गा, बड़ा चंगा दौर आ गया। चने भटूरे कहाँ पे मिलते हैं, वो कौन सी जगह है, शालमी है या शालमी? जी 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 जी, थैंक यू। मैं पिछले दिनों गई, मैं कही कौन सी जगह है, पहले वहाँ पे, सॉरी मुझे बहुत शौक था चने भटूरे खाने का, मैं पैक करा के ले आती थी, और वो घर आके बिल्कुल उनका वो हाल, क्योंकि वहाँ पे बैठ के खाया नहीं जाता था। इर्द उधर स्मेल नहीं थी, लेकिन उसके इर्द गिर्द से गलियों से इतनी स्मेल आती थी गोश्त की, ये वो, कि खाया ही नहीं जाता था। बिल्कुल ऐसी है। अब आराम से वहाँ पे आप जाके अपनी फैमिली के साथ बाइज्जत बैठ के खाएं। और बल्कि मैं तो आपको एक ऑफर भी करूंगा कि आप ईद के दिनों में अगर चाहें तो मेरे साथ विजिट कीजिएगा, तो आपको पता लगेगा कि सफाई क्या होती है। अमेजिंग। सो ये तो हमारा ईद का मैसेज होगा। नाउ व्हाट आर द नेक्स्ट प्लान्स सुथरा पंजाब में? नेक्स्ट प्लान यही है कि मज़ीद बेस्ट से बेस्ट होता जाएगा, और वेस्ट टू वैल्यू हमारे प्रोग्राम्स हैं। आप, मुझे पता चला था आप लोग रिसाइकलिंग पे भी काम कर रहे हैं, कि लोगों को रिसाइकलिंग की भी आगाही। जी बिल्कुल। आपने डंपिंग साइट देखी है हमारी? नहीं, आप हमारे साथ क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं खुल के? आपने हमारी डंपिंग साइट देखी है? हमने उसको फॉरेस्ट साइट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। सोलर बहुत सारे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी, और आप देखेंगे कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारा पंजाब बढ़ चढ़ के आगे जा रहा है। अब ये नहीं कि पंजाब तरक्की करेगा, पंजाब तरक्की कर चुका है, और माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स, इंटरनेशनली भी लोग, जैसे कि स्मॉग के ऊपर जो आप लोगों ने काम किया, जो सफाई का आपने लिटरली आपने पंजाब को धोया है जी, लोगों ने अपने हाथों से जाके पंजाब को धोया है, ऐसी है। क्योंकि मामलात ऐसे थे कि वो मशीनरी से हो भी नहीं सकती थी बहुत सी चीजें। तो इंसानों ने, अब आप ये सोचें एक लम्हे के लिए व्यूअर्स, कि आपने जो गंद गलाजत वगैरह चीज़ें बाहर फेंकी, वो कोई और इंसान आके धो रहा है, साफ कर रहा है। आज फैसला कर लें कि अपनी गंदगी हम खुद साफ करेंगे, या अगर खुद नहीं साफ करते, आपने घर में अगर किसी को स्टाफ में भी रखा हुआ है करने के लिए, तो वो आपकी और आपके घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उधर लोग मेंबर्स हैं। और इज्जत और तमीज़ से पेश आएँ उन लोगों के साथ जो आपके दरवाजे तक आते हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, आपके घर की सफाइयाँ करने के लिए, आप लोगों के एरियाज को क्लीन करने के लिए, आपको हाथ में आके वो बैग्स पकड़ाते हैं जिनमें आप गार्बेज उनकी इज्जत करनी चाहिए। आप वो थैले रख लेते हैं अपनी चीजों के लिए, और कूड़ा आप बाहर फेंक देते हैं थैलों बगैर। प्लीज। और वो जो थैले हैं वो सर्दियों में काम आते हैं, लोगों की चादरें रखने के लिए, लोगों के कपड़े रखने के लिए, लोगों की रजाइयाँ रखने के लिए।
बजाय इसके आप उसके अंदर ऑफल डिस्पोज करें, डिस्पोज करके आप आगे क्योंकि दें। वो रिसाइक्लेबल मटेरियल का बना हुआ है, जब वो इसको डिस्पोज करते हैं तो ये प्लास्टिक नहीं है, राइट सर? बिल्कुल ऐसे ये ही है। वो मटेरियल है जो जमीन में जाके कितने अरसे में सर डिसइंटीग्रेट ये हो जाता डिस्पोज हो जाता है, ये खत्म हो है, ये जाता खत्म हो जाता है। सो ये चादरें कंबल रखने के लिए नहीं है, इससे मजीद खाद भी बनती है। वही तो इसके मैं अंदर स्पेशल एक केमिकल भी लगा होता है जिससे आपके कपड़े जो है वो मसलन वो भी प्रॉब्लमेटिक वो हो जाते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक हो चीजें जाए आप कि रखते हैं। ये डिस्पोजल के लिए है, उन थैलों को चीजें स्टोर करने के बजाय उस काम के लिए यूज करें जिसके लिए है, ताकि जब वो जमीन में जाए तो वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। बिल्कुल ऐसी है। व्यूअर्स, बार बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं, जबरदस्ती उसके गले में पानी नहीं डाल सकते। हर चीज हमारे कदमों में है, हमारे हाथों में पकड़ाई जा रही है, उसके बाद भी हम इनके साथ ताउन ना करें तो ज्यादा। बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच आसिम Thank you जी। गॉड ब्लेस यू Thank you। एंड एडवांस में ईद मुबारक। Thank you जी, क्योंकि खैर आप मुबारक। लोग हमारी ईद को एक्स्ट्रा मुबारक खैर बना देते मुबारक हैं, तो जी, खैर आपको एक्स्ट्रा ईद मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। सो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फ़लसफ़ा हज एंड ऑफ कोर्स कुर्बानी पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। धड़कन धड़कन है बस एक सदा लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। सांसों में रवां है, सांसों में रवां है जिक्र तेरा लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। झुकता ही जाए सर मौला जब देखा तेरा दर मौला। झुकता ही जाए सर मौला जब देखा तेरा दर मौला। अश्कों ने मुसलसल विरद किया, अश्कों ने मुसलसल विरद किया लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। यूं सोया वक्त जगाया है हमें अपने पास बुलाया है। कैसे हो तेरा शुक्र अदा, कैसे हो तेरा शुक्र अदा लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। मकबूल दुआएं होती सब दूर बलाएं होती हैं। सरवर है
बस विरद मेरा सरवर है, यही बस विरद मेरा लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। कैसे हो तेरा शुक्र अदा, अश्कों ने मुसलसल विरद किया, लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत लिखी हुई हमदे बारी ताला, जो आपके मेरे हम सब के फेवरेट, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, स्कॉलर भी हैं, होस्ट भी हैं, एक ब्रिलियंट नात ख्वां हैं और उसके साथ साथ नात को शायर भी हैं, डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हो सकता है कि ईद की बात हो और अपने प्यारे भाई को हम याद ना करें, बहुत शुक्रिया। और बहुत उससे बढ़ के कोई अच्छी और भली बात हो। और ये जो आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत पैनल ऑफ गेस्ट्स है, गेस्ट क्या है, असातिज़ा हैं हमारे, हमारे टीचर्स हैं, हमारे वो गाइड्स हैं जो हमें मोहब्बत से, प्यार से, खुलूस से सिखाते हैं कि हमने अपने मजहबी मामलात कैसे आगे लेके चलने हैं। ये वो लोग हैं जो आज हमारे साथ हैं। तो व्यूअर्स, आइए मिलते हैं। उस्तादों के उस्ताद हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमेशा आते हैं और उन अल्फाज में समझाते हैं जो दिल में उतर जाते हैं, रादर दैन एक कान से घुस के दूसरे कान से निकल जाए। हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आज तो वी हैव डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स, जैसे कि मैंने कहा उस्तादों के उस्ताद। तो अब मैं बात करूंगी एक ऐसी पर्सनैलिटी की कि जब भी इनके साथ कोई भी आते हैं वो इनको उस्ताद मोहतरम कहते हैं। ये मामला क्या है, ये हम किसी दिन ज़रूर इनसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का प्रोग्राम क्योंकि हमने हज की अहमियत पे बात करनी है, कुर्बानी की अहमियत एंड उसके जो हमारे लिए एज ह्यूमन बीइंग बेनिफिट्स हैं, हमने उस पर भी डिस्कशन करनी है। तो मुलाकात करते हैं बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी और उसके साथ साथ बहुत ही आजिज़ पर्सनैलिटी, डॉक्टर सईद अहमद सईदी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे भाई? आपकी इतनी प्यारी आदत है, आपकी ज़रा सी भी इंसान तारीफ़ करते हैं तो भैया आपकी नज़रें बिल्कुल झुक जाती हैं। बहुत शुक्रिया। कहा हम आपको उस्तादों के उस्ताद कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो सर, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। हज की अहमियत आज के दिन की मुनासबत से ऑफ कोर्स, तो हज की अहमियत और हज का फ़लसफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हमेशा यहाँ आकर आप लोगों को इज़्ज़त देती हैं, एहतराम से पेश आती हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर से नवाज़े। देखें, आज का दिन बड़ा कीमती दिन है। एक तो ये कि इकट्ठा हज हो रहा है, आज भी हमारे यहाँ भी और सऊदी अरब में भी। हज तो ज़ाहिर उधर होना है, हमारे लिए यौम अरफा सेम है, उधर और इधर एक। बिल्कुल। दूसरा ये कि हज के फ़लसफ़े की तरफ जाएं तो चंद इब्तदाई जुमले में अर्ज़ कर देता हूँ कि हज ऐसी इबादत है जिसमें इश्क की सरशारी भी है और शरीयत की पासदारी भी है। सुभान अल्लाह। तो इश्क की सरशारी और शरीयत की पासदारी जब इकट्ठे हो जाएं तो वो हज बनता है। दूसरा, जहाँ ज़ौक़ और ज़ाब्ता, ज़ौक़ आम तौर पर ज़ाब्तों से मावरा होता है, बिल्कुल ठीक है, और ज़ाब्ता जो है वो ज़ौक़ के सामने आड़े आता है। लेकिन जहाँ ज़ौक़ और ज़ाब्ता दोनों इकट्ठे हो जाएं तो वो हज होता है। सुभान अल्लाह। और तीसरा ये कि ये अजीब मंज़र है हज का कि जिसमें दिलचस्प मामला ये होता है कि अक्ल और इश्क दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होते हैं। अक्ल बताती है कि ये चीज़ें नहीं करनी और इश्क व रफ्तगी के अंदर जो है वो इंसान को लेके चल रहा होता है। बिल्कुल। तो ये इब्तदाई कलिमात के बाद अगर हम हज के फ़लसफ़े को मज़ीद निखारें तो ये स्पिरिचुअल बाउंड्री से शुरू होता है जिसे मिकात कहते हैं। बिल्कुल। ये स्पिरिचुअल जर्नी है इंसान का और दो अनसिली चादरों के साथ स्पिरिचुअल बाउंड्री वो क्रॉस करता है
और उनके बग़ैर क्रॉस नहीं कर सकता। यानी एक ख़ास लिबास है कि उस मीकात से आपने अंदर जाना है। फिर एक स्पिरिचुअल सर्कलिंग का वो एक्ट करता है जिसे हम तवाफ़ कहते हैं। एक इमारत के गिर्द वो घूम रहा होता है और उस वक्त वो कायनात से हम आहंग हो जाता है। कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यसबहून, हर चीज़ अपने मदार में महव गर्दिश है, कुरान पाक में मौजूद है। फ़रिश्ते बैतुल मामूर पर महव गर्दिश हैं, ये सयारे सितारे आसमानों पर महव गर्दिश हैं। तो इंसान स्पिरिचुअल जो उसका अल्लाह का घर है बैतुल्ला, जो हमारे लिए मरकज़ तौहीद है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद आप देखते हैं सफ़ा मरवा। ये अजीब सुन्नत है कि उस दौर में ख़ातून दौड़ी थी, लेकिन अब ख़वातीन पर दौड़ना जो है वो जायज़ नहीं है, मर्द दौड़ रहे हैं। इससे बढ़कर एक ख़ातून का एहतराम और क्या हो सकता है कि उम्मत मुहम्मदिया के मर्द उस एहतराम को बजा ला रहे हैं और इसका इजहार कर रहे हैं। और आप देखें कि सबसे खूबसूरत बात, ये सारे जो अमाल हम वहाँ पे जाके करते हैं, जो हमारी वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें से कोई एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसका सिर्फ एक उसके पीछे फ़लसफ़ा है। आपने एक एग्जांपल दिया कि इसका कि मर्द हज़रात ख़वातीन नहीं करती। ऑल्सो मर्दों को एहसास दिलाना, हाँ जी बिल्कुल, कि एक माँ अपने बिलखते हुए बच्चे के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाती है। तो अगर ये मर्दों पे सफ़र भारी गुजरता है तो उस वक्त उस खातून खास पे क्या गुजरी होगी। माँ के जज्बे को सलाम है, उस वक्त बीबी पे क्या गुजरी होगी। जी, और कदर है, अल्लाह ने उस कदर को बरकरार रखा है। अच्छा, फिर हज में एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, देखें ना, सफ़ा व मरवा है, बिल्कुल ठीक है, हजर अस्वद है, मकाम इब्राहीम है, इवन सवारी का जानवर ही क्यों नहीं है वो, और जो कुर्बानी के लिए जानवर आते हैं, जो ज़ाहिर आते हैं, वो अल्लाह के मेहमान हैं। हर चीज़ काबिल एहतराम हो गई है। हुक्म है कि कुर्बानी के जो जानवर लाए हो, ये भी अल्लाह के शायर में से हैं, इनका भी एहतराम करना है। इंसान तो इंसान रहा, तो जो अल्लाह की तरफ मंसूब हो जाए वो काबिल ताज़ीम हो जाती है, काबिल एहतराम हो जाती है। हमें तो सर हुक्म ये है कि एक चूंटी तक को बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचानी। कहने को कितनी छोटी सी होती है, चूंटियों के वो बने होते हैं छोटे छोटे घर, लोग उनके ऊपर पैर रख के आगे निकल जाते हैं, देखते तक नहीं है। अच्छा, सो हमें अंडरस्टैंड करना है कि फ़िलॉसफी इसके पीछे क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी इसी बात को कंटिन्यू करते हुए। ये बात तो हम कर रहे हैं, भैया ने बड़ी प्यारी बात कही का ये फ़र्ज़ है, फ़लाँ चीज़ सुन्नत है। फ़र्ज़ और सुन्नत दोनों अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंस रखने वाली, लेकिन फ़राइज़ जो हमारे अल्लाह ताला की तरफ है उनमें हज की बड़ी एक वैल्यू है। लेकिन वो जो हज करना अफोर्ड कर सकता है या साहिब हैसियत है, तो उस फ़र्ज़ में भी हमें मार्जिन दी हुई है। आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जो अभी आपने सवाल उठाए और हमारे उस्ताद मोहतरम, आपने कहा था मेरे भी उस्ताद मोहतरम हैं, तो उन्होंने जो बहुत ही, मैं समझता हूँ, किताब सुन्नत के दलाइल का एक निचोड़ पेश किया जवाब में, और हमारी रूह को राहत मिली, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। तो यकीन अभी जो आपने बात इरशाद फरमाई, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ख़ुद हज बैतुल्लाह की जो अहमियत और शरई हैसियत है उसे वाज़े करते हुए इरशाद फरमाया कि वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कि हज बैतुल्लाह इस्लाम में इसकी और शरीयत में इतनी अहमियत है कि फरमाया कि जो इस्तात रखते हैं बदनी तौर पर भी, माली तौर पर भी, उन पर हज बैतुल्लाह ज़िंदगी में एक बार करना फ़र्ज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर के तौर पर यह वजाहत कर दी कि हर साल फ़र्ज़ नहीं है, ज़िंदगी में एक बार उस पर यह फ़र्ज़ है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, फरमाया इस्लाम की बुनियादें 5 हैं, उनमें हज बैतुल्लाह भी शामिल है। तो यकीन हज बैतुल्लाह ये हमारे ऊपर बैसियत है। अंडरस्टूड है कि एक ही दफ़ा फ़र्ज़ है, एक दफ़ा फ़र्ज़ है। आप सवाब के लिए हज कर सकते हैं, जितनी मर्जी दफ़ा करना चाहिए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, नबी पाक को खुश करने के लिए, लेकिन फ़र्ज़ एक ही दफ़ा, फ़र्ज़ एक दफ़ा। ये कुछ लोगों ने ये ट्रेंड भी बना दिया ना कि आई एम गोइंग फॉर माय थर्ड हज, ये वो व्हाटएवर, अपना फ़र्ज़ पूरा करने जा रही हूँ। तो ये बात व्यूअर्स, जब आप इस तरह के पोस्ट भी लगाते हैं ना, तो मेहरबानी से ज़रा सोच के लगाया करें कि तीसरी दफ़ा आप कहते हैं कि मैं हज पे जा रही हूँ और अपना फ़र्ज़ पूरा करने जा रही हूँ, तो आप उस स्टेज पे अब अपना फ़र्ज़ नहीं पूरा फ़र्ज़ नहीं अदा कर रहे, अब यकीन नफली हज कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अभी जो आपने बात कही ना, ये भी हमें हज बैतुल्लाह का जो फ़लसफ़ा है वो तो है कि हमें इखलास सिखाता है। अभी जो तलबिया पढ़ रहे थे हमारे बहुत प्यारे भाई डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब,
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उसमें क्या है कि या अल्लाह हम तेरे लिए हाज़िर है, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, हम तो तेरे लिए, तू वहदहु ला शरीक है, हम तेरी रज़ा के हसूल के लिए, तुझे खुश करने के लिए ये अपना अच्छा लिबास भी हमने छोड़ दिया, अनसरी चादरें हमने ज़ेब तन कर ली, हमने जो अपना एक बहुत ही फ़ाखराना लिबास था उसे खैर बात कह दिया। तो ये तो हम अल्लाह को राज़ी करने जा रहे हैं, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए रियाकारी से बचना, उससे दूर रहना। सहाबा कराम, कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं मा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन इय्याका नअबुदु, हज्ज बैतुल्लाह, अल्लाह की इबादत, उसमें इखलास चाहिए। और सहाबा फरमाते कुन्ना नउद्दुर रिया अश्शिरकल असग़रा फ़ी अहद रसूलुल्लाह सल्लम, रियाकारी को मामूली गुनाह नहीं समझना चाहिए। हम अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसे शिरक असग़र से ताबीर किया करते थे। आज हमने इसको मजाक बनाया हुआ है कि हम हर जगह पे अपनी सेल्फियाँ बना रहे हैं, तस्वीरें बनवा रहे हैं। नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए हज्ज बैतुल्लाह करें। अगर कहीं कोई तस्वीर की ज़रूरत है, कोई यादगारी के तौर पर, किस तो चीज़ की है? आपने देखे यादगार बनाते हैं फ्रेंड्स फैमिली के साथ, तो जो रब आपके दिल में रहता है, जो रब हज्ज बैतुल्लाह के लिए ज़रूरत नहीं होती कि आप हर अपनी जगह पे हर अपने अमल को इस तरह कर रहे हैं। तीसरी बात ये है, हमें हज्ज बैतुल्लाह, कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं कि वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजाला वअला कुल्लि ज़ामिर यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, कि बैतुल्लाह में, बैतुल्लाह का जो हज है इसमें समारात है तुम्हारे लिए, दीनी भी दुनियावी भी। दीनी तौर पे देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन हज्जा हाज़ल बैत फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वला तुमु, जो बंदा सही तौर पे हज्ज बैतुल्लाह कर लेता है ना, फिस्को फजूर से बचकर, फरमाया वो गुनोहों से बिल्कुल पाक और साफ कर दिया जाता है। वो एक ततहीर, वो एक तहारत के साथ, पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी में वापस पलट के आता है। इसलिए दुनियावी फ़वायद भी। और आप ये देखें कि हम लोग, वो जो आप कह रहे हैं ना कि अनसिला कपड़ा, एक्चुअली तो कफन भी ऐसा ही होता है, राइट? ये भी हमें याद दिलाता है आपको, आपकी बेसिकली पुराना आपकी सेल्फ एक तरह से मर जाती है, और आप अपने आप को एक तरह से, हम बिलीव नहीं करते हैं रीइंकार्नेशन में, लेकिन आपकी रूह की एक तरह से रीबर्थ होती है, क्योंकि आप एक बिल्कुल जैसे एक नौज़ायदा बच्चे की तरह वापस आ जाते हैं। अब उसके बाद भी आप अपने अमाल सीधे ना करें, तो हम क्या कर सकते हैं? जी सरवर भाई, आपकी भी एडिशन ज़रूर हमें चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की, बल्कि जो मैं कहना चाहता था इस मामले में उसकी तरफ इशारा आपने कर दिया है। बुनियादी तौर पर हज का जो फ़लसफ़ा है, अगर उसको इंतहाई इख्तिसार से एक जुमले में बयान करना चाहें, तो जो हमारा रब हमसे पूरी ज़िंदगी में चाहता है कि आप अपनी मर्ज़ी छोड़कर मेरी मर्ज़ी को अपना लें। तो हज दरअसल उसकी कुल्लियतन प्रैक्टिस है कि ना आप लिबास अपनी मर्ज़ी का पहन सकते हैं, ना आप एक जगह पर अपनी मर्ज़ी से ठहर सकते हैं, ना एक जगह पर उसकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ से हिल सकते हैं। तो ये सारी की सारी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको सिखाती है कि बुनियादी तौर पर आपकी सारी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे होनी चाहिए। लिबास भी उतार दिया, तफाखुर भी उतार दिया, एक तेरी रज़ा है, एक मेरी रज़ा जी है। हाँ बिल्कुल। और ये वही होता है जो अल्लाह मियाँ की रज़ा होती है। उसकी रज़ा को अपनाने का कुल्लियतन अमल है। बाकी ये दीवानगी है सारी की सारी। अगर आप वैसे देखें तो आपको लगे कि आप अपना मर्ज़ी का लिबास नहीं पहन सकते हैं। एक वक्त में आपने अरफात में पहुंचना है, एक वक्त में आपने मुज़दलिफ़ा में आना है और खुले आसमान के नीचे लेटना है, ये उसका हिस्सा है। नमाज का वक्त है लेकिन आपने नमाज अदा नहीं करनी है। अल्लाह का हुक्म है कि आपने मुज़दलिफ़ा में जाके मिना से छोड़नी है और मुज़दलिफ़ा में आके पढ़नी है। फिर एक अलामती तौर पर आपने कंकरियाँ मारनी हैं। तो ये सारे का सारा अमल ज़ाहरी तौर पर लगता है कि कोई दीवानगी है। तो अल्लाह बंदे से जो मोहब्बत का तकाज़ा करता है, वो मेरी जो तुम्हारे साथ मेरा जो ताल्लुक़ है वो उस बुनियाद पर है कि मेरा हुक्म जहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर अक्ल का कोई ज़ाब्ता जो है वो काम नहीं करेगा, वहाँ पे मेरा हुक्म चलेगा। और हुक्म में ये सारी बातें देख लें तो ये अक्ल के दायरे में नहीं आती, लेकिन अल्लाह की फरमाबरदारी में, उसके हुक्म की बजा आवरी में और इश्क में, और जो अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे टूट कर मोहब्बत करते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तो उसका मज़हर मैं समझता हूँ सबसे बेहतर हज के फ़लसफ़े में हमें दिखाई देता है। ब्यूटिफुली सेड। देखें ना, जब असातिज़ा सामने बैठे होते हैं तो स्टूडेंट भी एक्साइटेड हो जाता है और फिर थोड़ा सा वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वो बैक बेंचर से ज़रा फ्रंट पे भी आ जाता है। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स कुर्बानी। अब अक्सर ये हमें सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं आप देखें कुर्बानी तो फ़र्ज़ है ना,
जैसे कुछ अर्सा पहले मैं कहीं बैठी हुई थी तो ना चुकन कुर्बानी फ़र्ज़ है, उस पर कोई मार्जिन। तो आज मुझे पता है कि क्लैरिटी है, लोगों को सुन्नत है, बट जो उससे रिलेटेड मामलात हैं उस पर हम आपको क्लैरिटी देंगे। असल में ये क्लैरिटी देने का एक और रीज़न भी है व्यूअर्स। मैंने जैसे एक निशानदेही की, हम हर चीज़ जो है सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। प्लीज़ व्यूअर्स, कोई भी बात मज़हब से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉपर तशख़ीस किए बगैर मत लगाया करें। आपकी कोई गलत बात वायरल हो जाती है जो फैक्चुअल नहीं है तो हज़ारों लोगों के लिए मसला बनता है। तो प्लीज़ जब ऐसी कोई बात करें, आपकी बड़ी बहन, बेटी, माँ, खाला, आंटी, चाची, जो भी मुझे आप समझते हैं, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत पोस्ट किया करें जिनका आपको 100% क्लियर ना हो कि ये सच है कि गलत है। और आजकल हर चीज़ ऑनलाइन चेक हो जाती है, तो स्टेटमेंट्स ना पास किया करें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इतनी प्यारी बातें हो रही हैं, इतना खूबसूरत कलाम ब्रेक से पहले भी पेश किया सरवर भाई ने, लेकिन किचन में आना भी ज़रूरी है। इतनी प्यारी और मीठी बातें हो रही हैं तो कुछ मीठे के बारे में भी जान लेते हैं। जी शेफ़ कनीज़। खीर बिल्कुल रेडी है, उसको मैंने गार्निश कर दिया बादाम के साथ। और आप इसको ओवरनाइट चिल करें या 6 से 7 घंटे तो एटलीस्ट आपने इसको चिल करना है, फिर ही इसका एक एक्चुअल फ्लेवर आएगा और मज़ा भी आएगा। कितनी अमेजिंग और ब्रिलियंट बातें कर रहे हैं। आप देखिए हमारे साथ डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी, इंटरनेशनली रिनाउंड सनाख्वा, माशाल्लाह नात को शायर, मतलब बड़े बड़े रिनाउंड सनाख्वा जो हैं वो इनका कलाम पेश करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। तो हर जगह से ये सवाब समेटते हैं। देन ऑफ कोर्स अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, वो भी हमारे साथ हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। वो अपनी मुस्कुराहट से ही आधी से ज़्यादा बातें हमें समझा देते हैं। इतने प्यारे इंसान हैं। एंड देन लाइक वी कीप सिंग, उस्ताद मोहतरम, उस्तादों के उस्ताद डॉक्टर सईद अहमद सईदी, हमारे बहुत ही प्यारे भाई। और इनकी आजिज़ी को मैं सलाम पेश करती हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं कुर्बानी की तरफ। प्लीज़ कुर्बानी से रिलेटेड जो लोगों को कन्फ्यूजन्स है ना, वो क्लियर कर दे। एक तो फ़लसफ़ा कुर्बानी का, देखिए बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो कुर्बानी का मामला कैसे डिसाइड हुआ, वो ज़रूर हम बात टच करें। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो लोग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के भाई फ़र्ज़ है कि सुन्नत है, हिस्से, कुछ ये वाली चीज़ें अगर आप हमें थोड़ी सी क्लियर कर देंगे, जो ज़्यादातर लोगों का मजमूई जो एक जैसे आप सब स्कॉलर्स की एक चीज़ है कि ये चीज़ें तो कंफर्म है। कुछ चीज़ों पे होती हैं कन्फ्यूजन्स, कुछ या कुछ नहीं, बट जनरली जो सब अंडरस्टूड चीज़ें हैं वो प्लीज़ हमें बता दें। जी डॉक्टर साहब। कुर्बानी के फ़लसफ़े में जो बात हमारे भाई मोहतरम सरवर हुसैन, डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब ने इशारा किया था कि अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी में फ़ना कर देना कुर्बानी है। इसी को तस्लीम कहते हैं, इसी को तस्लीम और रज़ा से इबारत किया जाता है। और इसमें सिर्फ़ इस कुर्बानी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी थे, चूँकि फ़लम्मा अस्लमा 2 के लिए आता है। दोनों ने अल्लाह के हुक्म के सामने सरेंडर किया। एग्जैक्टली ठीक है, दोनों ने, वालिद ने भी और बेटे ने भी। तो ये एक रूहानी कैफियत तारी हो जाती है बंदे बार कि कैसी तरबियत थी बेटे की और कैसी फर्माबरदारी थी बाप की रब के हुक्म के सामने कि बेटे के हलकूम पर छुरी रख रहा है। और डॉक्टर साहब, हमें कितने हमारे ऊपर जो फ़राइज़ हैं वो कितने आसान हैं इन कंपैरिजन। जी जी बिल्कुल। हमें जो हुक्म दिए गए हैं वो कितने आसान हैं, हमसे वो नहीं पूरे किए जाते, हमसे वो चीज़ें नहीं की जाती जो हम पे फ़र्ज़ हैं, जो इतनी आसान है। और इतना बड़ा हुक्म, हाँ जी, औलाद देखें ना, औलाद को कुर्बान कर दे। पहले इसमें अगर राज देखें ना, फ़लसफ़े की आपने बात की, पहले अकेले इम्तिहान हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, उन्हें आग के अलावा में डाला गया। बिल्कुल। फिर इम्तिहान होता है मियाँ बीवी का, हज़रत इब्राहीम का भी और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का भी, जब बेटे और बीवी को बेआबो गया वादी में छोड़ते हैं। बिल्कुल। जब बेटे की कुर्बानी का मरहला आता है तो तीनों का इम्तिहान हो रहा है, तो पूरा ख़ानदान सरापा तस्लीम और रज़ा है। ये तो फ़लसफ़ा हो गया। सही। अब आते हैं इसकी अहमियत की तरफ। कुर्बानी वाजिब है, फ़र्ज़ से इसका निचला दर्जा है। और आप यूँ समझें जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, यानी जो साहिब इस्तिताअत है वो कुर्बानी करेगा। तो कुर्बानी वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा। इसका दर्जा एक दर्जा फ़र्ज़ से कम है। एक दर्जा फ़र्ज़ से कम है। और बट आप इसको सुन्नत नहीं कह सकते। हाँ, सुन्नत मुअक्कदा के करीब, मतलब ऊपर है सुन्नत मुअक्कदा से। इसमें
तीन दर्जे होते हैं ना, एक फ़र्ज़, एक वाजिब, एक सुन्नत। बिल्कुल, तो ये सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान है, सुन्नत नंबर और एक। फ़र्ज़ के दरमियान। नंबर दो ये कि कुर्बानी की इतनी अहमियत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे हैं, 10 साल आपने कुर्बानी की है। इसका मतलब है सिर्फ हाजी पर कुर्बानी नहीं है, बल्कि हर साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी है, वो उधर है या इधर है। बिल्कुल ठीक। नंबर एक। नंबर दो। नंबर तीन ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुन्नत इतनी पसंद थी कि एक मरतबा किसी ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को देखा कि आप 2 मेंढे ज़िबा कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा एक तो आपकी तरफ से हो गया, दूसरा, उन्होंने कहा दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे हुक्म फरमाया था, अली जब मैं विसाल कर जाऊँ तो कुर्बानी का सिलसिला मेरी तरफ से जारी रखना है। क्या बात। इसलिए उम्मत के मोहब्बत करने वाले जो लोग जो हैं साहिब इस्तिताअत, वो एक कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी करते हैं। और अक्सर ऐसा भी किया जाता है डॉक्टर साहब कि जिनकी फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब आप बल्कि इसको एड्रेस के लिए कि जिनके अम्मा अब्बा दुनिया में नहीं रहते, हाँ। उनके नाम का भी करते हैं। हाँ, करते हैं। ये ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा अपने अब्बू के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कुर्बानी करती हूँ अब्बू की भी नाम की एक करती हूँ, ये ठीक है। इसमें कुछ मैं पूछ रही हूँ कि जो एक चीज़ करती आ रही हूँ, अगर गलत करती आ रही हूँ तो मैं फिर उसको चेंज कर देती हूँ, ये ठीक अमल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, सही मुस्लिम में मरवी है कि आप फरमाते हैं इज़ा मात इब्नु आदम इन क़ता अनु अमलु इल्ला अन सलासिन सदक़तुन जारियतुन औ इल्मु युनतफ़उ बी औ वलदुन सालिहुन यदू लहू। नेक औलाद जो होती है ना, उसकी दुआएं और उसकी नेकियां, उसका सवाब उसके वालिदैन को पहुंचता है जो फौजशुदा होते हैं। और जैसे अभी हज़रत डॉक्टर साहब ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना अमल बयान किया है। आप 2 जानवर कबशैन है, अमलहैन है, अक़रानैन है, मुख्तलिफ़ अल्फाज आते हैं हदीस पाक में। आप 2 मेंढे ज़िबा फरमाया करते थे ईद की मुनासबत से, और एक के बारे में आप फरमाया करते थे कि या अल्लाह अन उम्मती, ये मेरी उम्मत की जानिब से, और उम्मत में ज़िंदा भी थे और उम्मत में फौशुदा भी थे। इसी तरह जब इंसान अपनी तरफ से करता है, हदीस पाक में आता है, साहबी फरमाते हैं हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहद मुबारक में जब बंदा हम में से कोई जानवर कुर्बानी का ज़िबा करता था तो वो कहता था कि अन नफ्से ही, ये मेरी तरफ से भी है, वह अन अहले ही, मेरे घर वालों की तरफ से भी है। और वहाँ मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह में लिखा हुआ है, फतहुल बारी के अंदर इमाम इब्न हजर लिखते हैं कि उन जो उसके घर वाले उसमें ज़िंदा भी हैं और फौजशुदा भी हैं। तो इसलिए फौजशुदा जो होते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे बहन भाई, ये ठीक है। उनकी तरफ कुर्बानी हो सकती है। जी अब हिस्सों का बताएं। जी हिस्सों से मतलब कोई भी हो, चाहे गाय हो, बकरा हो, मतलब व्हाटएवर, जो भी जानवर हो। अब हर जानवर के हिस्से में पड़ेंगे तो हम हो जाएंगे। जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है जी, एक उसके बारे में बताएं। दूसरी बात, क्या कुर्बानी घर में ही करनी ज़रूरी है? अभी मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि फ़लाँ दुकान आप वहाँ पे पैसे दे दे तो वो आपको कुर्बानी शुदा गोश्त पहुँचा देंगे। देखें वैसे शादीशुदा होते हैं, अब कुर्बानी शुदा गोश्त कर जहाँ तक ताल्लुक है ना कुर्बानी, ये इसमें मुझे बड़ी समझा दें चीज़ें। इसमें मैं एहतियात की बात है, ये इबादत है और उसका जो शरई हुक्म है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सुन्नत मुअक्कदा से मुराद क्या कि बहुत ही ताकीद वाली, जिसको वाजिब का दर्जा भी दिया जाता है हमारे आइमा के नज़ीर, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, अकाबर जो हमारी उम्मत के आइमा है, उन्होंने इसको वाजिब का दर्जा दिया हुआ है। तो इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है, आपको एहतियात करना होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी ने नमाज ईद से पहले ज़िबा कर दिया ना जानवर, तो वो सदका होगा, कुर्बानी नहीं होगी। तो इसलिए आप किसी के हवाले कर देते हैं कि आप खुद ही ज़िबा कर दें, किस टाइम वो ज़िबा करे, अभी आप नमाज ही ना पढ़ी हो, एक बात। दूसरी बात, हाँ, ये क्योंकि वो तो गोश्त की डिलीवरी सुबह 9 बजे से शुरू कर देते हैं। खुद इसको ज़िबा करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अच्छा, खुद ज़िबा कर, और सहाबा इकराम की सुन्नत है, अहले बैत की सुन्नत है। सैयदना अली मुर्ज़ा की भी बात नहीं सुनाई डॉक्टर साहब ने, वो अपने हाथ मुबारक से, बल्कि वो फरमाते हैं, सही बुखारी के अंदर ये हदीस है कि नबी पाक अलैहि वसल्लम ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, मैंने 100 ऊँटों को नहर किया, 100 ऊँटों का गोश्त मैंने बनवाया अपनी निगरानी में,
और मुझे फरमाया अन उकस्सिमा लहूमहा व यही जुलूदा तो अल उस मसाकीन। मेहनत का हिस्सा है यकीनन, डॉक्टर इसलिए- ज़िया, मसला ये है कि लोग कहते हैं कि बना बनाया आ गया और ये आके ये भेज नहीं, दिया। इसमें मेहनत करनी चाहिए। हमारे असलाफ, मैंने अपनी आंखों ये से भी देखा, तो अपने मेहनत है ना, बचपन में। बैठ के बनवाना, खवातीन बैठ के पैकेट बना रही है, हाँ, ये सारा उसका ये हिस्सा सारा है। करना चाहिए। घर वालों को सब इसमें शामिल होना चाहिए। हमने अपनी आंखों से ये मनाजर देखे अपने घरों में, बच्चों अपने और खानदानों बड़ों में। को, जी हाँ। बच्चों और बड़ों को और दोनों। जहाँ तक ताल्लुक है इसको तकसीम करने का, उसमें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आइमा किराम ने, असातिज़ा ने, यानी मुख्तलिफ जो इस्लाम की तालीमात, उसकी बुनियाद पर ये नतीजा बताया कि आप 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा घर वालों के लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा मसाकीन के लिए। लेकिन अगर रिश्तेदारों का एक सवाल है, जो वो वाला रिश्ता, उसमें हमसाए भी आते हैं। यकीनन देखिए, ये सिला रहमी है सारी। ये मैं इसमें आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, ये तो है एक तरीका कार, लेकिन इसके अलावा भी पूरा का पूरा जानवर देना है तो वो भी दे दो। यही मैं कहने लगा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बकरा ज़िबा फरमाया और हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर भेजा। थोड़ी सी देर के बाद आप खुद तशरीफ़ लाए तो पूछा, ऐ आयशा, जो मैंने बकरा ज़िबा करके भेजा गोश्त बनाकर, उसकी क्या सूरत हाल है? तो अर्ज़ करती, माँ बाकिया इल्ला कातिफ हुआ, वो तो मैंने सारा ही अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया है, सिर्फ कंधे का हिस्सा बाकी बचा है। आपने जो जवाब दिया ना, वो हमारे लिए कितना ईमान अफरोज है। आप फरमाते हैं बाकिया कुल्लुहा इल्ला कातिफा। ऐसा अगर मेरी निगाह से देखो ना, सारा वो ही बचा है जो तूने दे दिया अल्लाह की राह में, ये नहीं बचा जो घर में रखा। वल बाकियातुस सालिहात, असल में देखें, और मैं यहाँ आखिरी बात कहना चाहता हूँ इस हवाले से, वो ये बात कहना चाहता हूँ कि जो कुर्बानी करने वाले लोग होते हैं ना, ये तो माशाल्लाह सहब सरवत होते हैं, पूरा साल अल्लाह के फजल करम से गोश्त खाते रहते हैं। मसाकीन बाज़ औक़ात ऐसे हमने देखे वल्लाह कि जो पूरे साल के बाद ईद के मौके पे खाते हैं। हमें चाहिए इस मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा उनका हक समझकर उनको बहुत अच्छे तरीके से पहुँचाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, आप सबकी इजाज़त से ये बात कहना चाहूँगी, ये हमारी पहले भी बात हो चुकी है आपस में, ज़कात अगर 2.5 आपको कहा गया है तो वो मिनिमम है कि भाई 2.5 आपने देना ही देना है, राइट? हाँ। अब आप अगर 10% दे दे, क्या बात है, तो जितना ज़कात का हिस्सा हो गया, बाकी सदका खैरात, बहुत अच्छी बात, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। यकीनन ये हम हर चीज मिनिमम पे क्यों करते हैं व्यूअर्स? जा पास भी बस उतने नंबरों से होना है कि बस गुजारा निकल जाए। अल्लाह ताला के सामने आपने A स्टार स्टूडेंट बनना है या बिल्कुल ही वो वाला स्टूडेंट के तो बस फिर उसके लिए लन तनाल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अगर आपने 100 नंबर लेने हैं ना, तो फिर महबूब चीजें अल्लाह की राह में खर्च कर दें। और सूरह वाक़िया में ये बात बार बार बयान भी की गई है कि दो, मतलब एक तो होंगे वो लोग जो अच्छे नहीं है, फिर 2 किस्म के अच्छे लोग भी हैं। एक जो बस पास हो गए और एक वो जो साथ चलेंगे, साबिकुम बिल खैरात, सबकत ले जाने वाले। हमने तो साथ चलने वाला बनना है। चलिए इस नोट पे कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सरवर भाई, कुछ आप, मुझे पता है कि आपने अपने कलाम में सब कुछ कह देना होता है और ये भी आपका ही मेरे ख्याल से लिखा हुआ कलाम है जो आप पेश करेंगे, लेकिन कुछ आपका अगर जी, बस इसी कंटिन्यूटी में एक हमारे यहाँ ये चूँकि एक अल्लाह का महबूब अमल है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसको भी हमने रिवाज बना लिया है। और हम चूँकि देखें, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाई और इसका फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पर यह है कि वो लोग भी उसमें शामिल हो जाएं जिनको सारा साल, और अब तो इस वक्त इतनी महंगाई इस हद तक पहुंच गई है कि बकरे का गोश्त खाना जो है वो तो बड़ा मुश्किल हो गया आम लोगों के लिए। तो इसको भी हम रिवाजों की नज़र कर देते हैं कि फ़लाँ की तरफ रान भेजनी है, फ़लाँ की तरफ जो है वो फ़लाँ गोश्त भेजना है, और जिन्होंने ऑलरेडी कुर्बानी की हुई है, हम अपने वो रिवाज को निभाने के लिए और उसको पूरा करने के लिए कि कोई बात ना करे, बेटी की तरफ भेजना है या दूसरे इसी तरह जो हमारे रिश्ते हैं। सरवर भाई, मेरी तो अम्मी का हर बार ईद से पहले फ़ोन आ जाता है कि बेटे प्लीज़ मत भेजना कुर्बानी का गोश्त दे दो। ये मैसेज जरूर, बेटा चल मेरे नाम का दे दे किसी को, अगर आप कह, मैंने कहा मामा वो आपका हिस्सा है, ये वो अल्लाह मियाँ का हिस्सा है, बस तुम दे दो मेरे नाम का। ना मामा ना मेरे ससुर और सास लेते थे सरवर भाई। ये ऐसे ही बिल्कुल करना चाहिए। और ये जो हम जिक्र कर रहे हैं ना कि इस हवाले से मेहनत करना भी हमारे ज़िम्मे है। और हम ये देखते हैं कि कुर्बानी कर दी है और कुछ वो लोग जो सारा दिन गोश्त इकट्ठा करते हैं वो आ जाते हैं और वो सारे घरों से इकट्ठा करते हैं। हम कहते हैं कि चलो अपनी जान छुड़ाएं और इनको दे के, वो तो हकदारों को ईद से पहले आपको पिन पॉइंट करना चाहिए
कि कहाँ कहाँ पर हमने गोश्त भिजवाना है, कौन कौन लोग जो है वो सही इसके हकदार हैं, उन तक पहुँचाना जो है ना ये ज़िम्मेदारी कि उम्मत का हर फ़र्द, यानी ईद के दिन भी कुछ ऐसे गुरबा जो बाहर किसी के घरों में जाकर ये काम नहीं करते हैं, उनके घर में भी गोश्त ना पक सके, तो इस पर हम सब फिर ज़िम्मेदार हैं उस एरिए में। तो हम चारों की तरफ से और हमारी शेफ़ की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक इन एडवांस। और वो सब लोग जो अपने हज के फ़राइज़ मुकम्मल कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनको भी हमारी तरफ से हज की बहुत मुबारकबाद। हमें भी प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। आप तो हम लोग हमारी दुआओं का और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते हैं। हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जी सरवर भाई। जी, एक कलाम जो तवाफ़ के दौरान अता हुआ था उसके चंद अशार में अर्ज़ करने लगा हूँ। सुभान बहम है तवाफ़ में बंदों पे साहिबान करम है, तवाफ़ बख्शिश का फैसला हो तो होते हैं बारियां, गोया हुजूम में अहले इरम है तवाफ में बंदों पे साहिबान करम तवाफ में आराम कर रहे हैं कई अंबिया यहाँ, हर सू जमाले शाहे उमम है तवाफ में, हर सू जमाल शाहे उमम है तवाफ में। एक दायरे में जैसे सिमटाई कायनात, सारा जहान लगता है ज़म है तवाफ में, सारा जहान लगता है ज़म है तवाफ में। हर बार है निगाह में गोशा हतीम का, क्या क्या करम खुदा की कसम है तवाफ में, क्या क्या करम खुदा की कसम है तवाफ में। एक कैफ एक खुमार सा दीवारों दर में है, लगता है जैसे सारा हरम है तवाफ में, और खुद हो रहा है अपने गुनाहों का एतराफ, शर्मिंदगी से आँख भी नम है तवाफ में,
और सरवर मैं खुश नसीबों के हमराह हूँ रवां। सरवर मैं खुश नसीबों के हमराह हूँ रवां। मुझ पर भी साहिबान करम है तवाफ में, मुझ पर भी साहिबान करम है तवाफ में। बंदों पे साहिबान करम है तवाफ में। हर सू जमाल शाहे उमम है तवाफ में। लगता है जैसे सारा हरम